तो देखिए कोई भी नदी है, वो उसकी अगर धारा को हम समझना चाहें, उसके फ्लो को समझना चाहें, तो हम देखते हैं कि नदियां जो है एक बहुत ही खास तरीके के पैटर्न में एक उनका रास्ता बना होता है, उसी में वो बहती हैं और उसको हम ड्रेनेज कहते हैं। और जो नेटवर्क है इस तरीके के चैनल्स का, उसको हम ड्रेनेज सिस्टम कहते हैं। ठीक इसी तरीके की बात है जैसे हमारे शरीर में डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, नर्वस सिस्टम होता है, यानी कि हमारे शरीर में अंगों का तंत्र है। सारे इंडिविजुअल अंग हैं, लेकिन सबको एक साथ इंटीग्रेट कर देते हैं तो कहते हैं कि अंग तंत्र बन गया, ये कोई ऑर्गन सिस्टम बन गया। ठीक इसी तरीके से ये नदियों का भी सिस्टम है कि एक मेन नदी है, इसमें बहुत सारी इसकी सहायक नदियां आके मिलती हैं। ये नदी कहीं से निकल रही है, ये भी नदियां कहीं कहीं से आ रही हैं, इसमें मिल रही हैं तो किस जगह पे मिल रही हैं, राइट हैंड साइड से मिल रही हैं कि लेफ्ट हैंड साइड से मिल रही हैं, किस तरीके के भौगोलिक क्षेत्र में ये बहती हैं, ये जाके नदी कहाँ गिर रही है, अगर गिर रही है तो वहां डेल्टा बनता है, एस्चुरी बनता है, किस तरीके का वहां जियोग्राफिकल फीचर बनता है, किस तरीके के जियोग्राफिकल रीजन में फॉरेस्ट एरिया कैसा है जहां पर ये सब कुछ ये नदी बह रही है। इस तरीके से कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में ड्रेनेज सिस्टम को हम समझते हैं। बिहार का जो क्षेत्र है ये काफी रिच है, यानी धनी है, ग्राउंड वाटर सोर्स में भी और सरफेस वाटर रिसोर्स में भी। ग्राउंड वाटर यानी कि जो जमीन के नीचे पानी है, और ये तभी अच्छे सोर्स में होगा जब कहीं पर अच्छी खासी बारिश होती है, प्रेसिपिटेशन होती है, ताकि यहाँ पर ग्राउंड वाटर जो है वो रिचार्ज होता रहे, ठीक है, परकोलेशन के थ्रू। और अगर सरफेस वाटर यानी नदी है, तालाब है, झील है, तो ये भी नीचे अपना पानी सीपेज करते हैं, जिससे कि ग्राउंड वाटर एक्वीफर्स चार्ज होते रहते हैं। तो बहुत सौभाग्यशाली है बिहार का भूमि कि यहाँ पर ये रिच है ग्राउंड वाटर में भी और सरफेस वाटर के रिसोर्सेज में भी। और अगर आपने पिछले 3 वीडियोज को कवर कर लिया है तो आप समझ चुके हैं कि बिहार में हिमालयन रिवर्स भी आते हैं, क्योंकि बिहार का जो क्षेत्र है नॉर्थ साइड से हिमालय से बाउंड है और साउथ साइड से ये पठारीय क्षेत्रों से, छोटा नागपुर के पठारों से बंधा हुआ है। तो दोनों तरफ की जो नदियां हैं उनका बिहार में आना जाना लगा रहता है, जाना तो नहीं आना लगा रहता है। तो बिहार का क्षेत्र है ये बताता है कि बिहार केवल बारिश पर आश्रित नहीं है, बल्कि यहाँ नदियों का पानी जो है वो भी हम बहुत अच्छे से यूज करते हैं। नहर निकाले हुए हैं, बहुत सारे नहर हैं, कोसी क्षेत्र में त्रिवेणी का, सोन का नहर, और इन सब के पानी को सही ढंग से टैप किया जाता है, एग्रीकल्चर में ये हेल्प करते हैं। ओके, तो देखिए बिहार में किस तरीके का मतलब ड्रेनेज पैटर्न है। पैटर्न यानी कि एक उसका तरीका हमें समझ आना चाहिए कि बिहार में किस तरीके से नदियों का मतलब कि फ्लो होता है। तो यहाँ पर ट्रेलिस यानी ग्रिड के आकार का और डेंड्रियाटिक यानी कि पेड़ के आकार का रिवर सिस्टम है। डेंड्रियाटिक पैटर्न ऐसा होता है, जैसे आप देख पा रहे हैं, ऐसे लग रहा है कि एक हेड वाटर ये है, इसमें कहीं कहीं से आके सहायक नदियां मिलते जा रही हैं और ये कुछ पेड़ जैसा स्ट्रक्चर नजर आता है। एक जो दूसरा पैटर्न है बिहार में जो देखने को मिलता है ग्रिड जैसा, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, या इस तस्वीर को देखिए तो आप समझ पाएंगे, यहाँ पर भी ट्रेलिस को दिखाया गया है और ये डेंड्रेटिक है। तो ये कुछ एक पैटर्न्स हैं। तो अगर बिहार की भूमि पर पूछा जाए कि किस तरीके से नदियों का प्रवाह होता है, तो कहेंगे कि पेड़नुमा यानी कि इसका डेंड्रेटिक पैटर्न दिखता है, नहीं तो ट्रेलिस पैटर्न या ग्रिड जैसा स्ट्रक्चर नजर आता है। यहाँ पर देखिए ये जो नदियां हैं वो अल्टरनेट में ये हार्ड और सॉफ्ट रॉक्स हैं और इसके बीच से ये इस तरीके से आके एक दूसरे से जुड़ रही हैं, रिज होते हैं, रॉक्स होते हैं, ठीक है। तो जो ड्रेनेज है पूरे के पूरे इंटायर स्टेट का, बिहार का, आप देखते हैं कि ये मेन यहाँ पर जो रिवर है गंगा, उसी के इर्द गिर्द घूमती है, रिवॉल्व होती है, और जो गंगा की सहायक नदियां हैं जो कि गंगा में आके मिलती हैं। तो इस तरीके से गंगा नदी का फ्लो होता है। और मैं एक बात आपको साफ कर देना चाहता हूं, मैं यहाँ पर कई बार राइट बैंक और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी टर्म का यूज करूंगा। राइट बैंक यानी जो नदी में आके दाहिने साइड से नदियां मिल रही हैं। तो आप कैसे किसी भी नदी का समझेंगे, आप वैसे समझिएगा कि जिस दिशा में नदी बह रही है मैं भी उसी दिशा में नदी में तैर रहा हूं। तो जिधर मेरा दाहिना हाथ होगा उसको कहेंगे कि ये राइट हैंड साइड हो गया, और जिधर बायां हाथ होगा उधर कहेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड हो गया। तो गंगा नदी में उत्तर बिहार से जो भी नदी आके मिलेंगे वो कहलाएंगे कि लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी हैं, और जो दक्षिण बिहार से नदी आके मिल रहे हैं उनको कहेंगे कि ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। बस इतना समझ लिए, आधा काम फिनिश हो गया। ओके,
अब जो गंगा नदी है उसमें पानी आता है घाघरा का, गंडक का, बूढ़ी गंडक का, बागमती का, कमला का, कोसी का और महानंदा का। ये उत्तर बिहार की नदियां हैं और इससे पता चल गया कि ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि ऑड मैन आउट करिए, यहाँ पर सारी नदियों का नाम दे दें और यहाँ पर बागमती को रिप्लेस कर दें सोन से और कहें कि इसमें से कौन सी नदी भिन्न है, तो आप बता सकते हैं। ओके, और भी बहुत सारे स्मॉल स्ट्रीम्स हैं जिनका कि हम जिक्र भी नहीं करते हैं। अब जो ये हिमालय से नदियां आ रही हैं या जो भी बिहार का क्षेत्र है, यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो नदियां हैं इनका जो कैचमेंट बेसिन है वो हिमालय का क्षेत्र है और कहीं कहीं तो ट्रांस हिमालयन क्षेत्र भी है। और यहाँ पर इनॉर्मस लोड होता है रेनी सीजन में, not only to spread new seeds of fertile sediments but also to alter their beds and change their channel courses। चलिए, ये बात बहुत ज्यादा मतलब डिटेल में लिखा गया है, अब हम इसको तोड़ तोड़ के समझते हैं। जैसे जो भी यहाँ पर हाईलाइटेड टर्म्स है ना, इनको देखते हैं और फिर ये स्टेटमेंट बहुत आसान लगने लगेगा। सबसे पहले समझते हैं जो ये पहला टर्म था यहाँ पे, कैचमेंट बेसिन। तो देखिए, ये ऐसा आपके घर में वॉश बेसिन होगा और बेसिन की खास बात क्या है कि आप यहाँ पर पानी गिराइए या यहाँ पानी गिराइए या यहाँ पानी गिराइए या यहाँ पानी गिराइए, कहीं पर अगर पानी गिराया जाएगा तो वो सारा पानी आके इस जगह पर इकट्ठा होगा या नीचे यहाँ से चला जाएगा। ठीक है, तो जितने दूर का ये क्षेत्रफल कवर कर रहा है तो कहेंगे कि ये इसका कैचमेंट बेसिन है। ठीक नदियों के साथ भी यही होता है। ये कैचमेंट बेसिन की तस्वीर है। यहां पर अगर कोई पानी गिरे वो भी आके इस जगह पर आके यहां तक पहुंचेगा, यहां का भी पानी, यहां का भी पानी, यहां का भी, तो ये कहलाएगा कि ये कैचमेंट बेसिन है। इसी चीज को ऐसे ही बताया गया है कि ये नदी कोई आके यहाँ अगर गिर रही है और यहाँ से उसका शुरुआत है इस तरीके से, तो आप देख पा रहे हैं कि इतना क्षेत्र का जो पानी है अपने में समाहित कर लेगा ये किसी ना किसी तरीके से, और यही कहेंगे कि ये कैचमेंट बेसिन है इसका। अगर यहाँ जो मार्क दिया हुआ है, मान लेते हैं कि यहाँ कोई पहाड़ ऐसे खड़ा हो, ओके, तो इधर का पानी इधर गया लेकिन इस साइड का पानी किसी और नदी में जाएगा, तो ये जो यहाँ से पानी अलग हो जा रहा है, एक पानी का धार इधर जाए और दूसरा इस साइड जाए, तो कहेंगे कि ये वाटर शेड है। सारे पर्वत जो हैं वो कहीं ना कहीं वाटर शेड का काम करते हैं। जैसे कि हिमालय हो गया, तो हिमालय के जो दक्षिणी फेस है उस पर जो भी पानी गिरेगा, जो भी यहाँ ग्लेशियर मेल्ट होगा, वो पानी इंडिया को आएगा या बांग्लादेश को जाएगा इस तरीके से। लेकिन जो उस साइड होगा, नॉर्थ साइड, उधर जो कुछ भी हो वो किसको कंट्रीब्यूट करेगा? चाइना को करेगा। तो ये क्या हो गया? वाटर शेड हो गया ना। ठीक इसी तरीके से इन टर्म्स को आपको बहुत अच्छे से समझ लेना होगा। जो नदियों में आके छोटी नदियां मिलती हैं वो सहायक नदियां कहलाती हैं, ट्रिब्यूटरी कहलाती हैं, और जो मुख्य नदी है, मुख्य धारा है, उसको कहते हैं कि ये मेन रिवर चैनल है। आप समझ लीजिए कि ये, इसे समझ लीजिए कि जो नीचे जा रहा है ये मेन रिवर चैनल है और इस तरीके से इसमें चारों तरफ से सहायक नदियां आके मिलती हैं। यही बेसिन का कंसेप्ट है, बहुत लोग इसको नहीं समझ पाते हैं। ठीक है, जो टर्म आया था इनॉर्मस लोड, तो बरसात के दिन में नदियां क्या करती हैं कि अपने साथ बहुत ज्यादा सेडिमेंट्स लाने लगती हैं अपने साथ अगल बगल। ये क्योंकि पानी का वॉल्यूम बढ़ जाता है तो इधर कटाई छटाई का काम शुरू कर देती हैं। तो इस दौरान क्या होता है कि आप देखेंगे कि उनका कलर चेंज हो जाता है, मटमैला पानी बहुत होता है। जैसे ये देखिए, यहाँ पे दिख रहा है ना कि ये क्लीन वाटर है और ये मटमैला पानी है। तो ये लोड जब नदियों का बढ़ता है तो ये उसका रिप्रेजेंटेशन है। आप अब समझ जाएंगे। तीसरी बात आई थी, यहाँ पे लिखा हुआ था ट्रांस। तो ये तो जो लोग फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़े हैं 11वीं 12वीं में वो जानते हैं, दो तरीके का टर्म होता है, सीस और ट्रांस। और ट्रांसजेंडर आजकल ये काफी प्रचलित टर्म भी है। तो जिस तरीके से अगर कोई चीज संपूर्ण नहीं है उसको कहते हैं कि ट्रांस है। ठीक है, कई बार दोगली नस्ल जो होती है, हाइब्रिड नस्ल की जो भी एनिमल्स वगैरह होते हैं, तो ये कहते हैं कि ये ट्रांस एनिमल है। ऐसा कई बार यूज किया जाता है अलग अलग कंटेक्स्ट में। इसी तरीके से जो हिमालय है, जो शुद्ध हिमालय है, विशुद्ध, लेकिन हिमालय के उस पार का जो क्षेत्र है, यानी कि अगर ये हमारे लिए हिमालय है और ये हमारा भारत है, तो यहाँ पर जो क्षेत्र पड़ते हैं जो कि हिमालय के बनने के पहले बने हैं और वो संपूर्ण रूप से हिमालय नहीं है, उस क्षेत्र को कहते हैं कि ये ट्रांस हिमालयन रीजन है। जैसे कि जो काराकोरम रेंज है, लद्दाख रेंज है, ये सब हिमालय के क्षेत्र नहीं है बल्कि ये ट्रांस हिमालय में आते हैं और उनका एक्सटेंशन तिब्बत के क्षेत्र में बहुत दूर तक आता है।
ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये जो इस तरीके के डॉट मार्क में दिखाया गया है वो ट्रांस हिमालयन बैथोलिथ को दिखाया गया है। यानी ये वाला क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र, ये सारा कुछ यहाँ पर ये ट्रांस हिमालयन है। यानी ITSZ, देखिए ITSZ इसके ऊपर में ट्रांस हिमालयन है और इसके नीचे में हिमालय है। अब ये ITSZ को आप ITCZ से कंफ्यूज मत हो जाइएगा, ये आप मॉनसून में पढ़ते हैं और ये तो आप जानते हैं कि ये जो रीजन है वो मॉनसून से इत्तेफाक रखता है, इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंट जोन। लेकिन ये ITSZ जो है ये जियोमॉर्फोलॉजी में टर्म यूज होता है और इसका मतलब होता है इंदस सांगपो सूचर जोन। सूचर का मतलब होता है सिलाई। ऐसा लगेगा जैसे ये देखिए यहाँ पर एक ये इधर यूरेशियन प्लेट है और इधर इंडियन प्लेट है, दोनों जब चिपक गए एक दूसरे में तो यहाँ पर इस तरीके से देखने पर टॉप व्यू से लगता है कि यहाँ सिलाई किया हुआ है। तो इस नदी जो है ना इधर बहती है इंदस नदी और इधर बनती है सांगपो नदी, यारालांग सांगपो रिवर, जो कि बाद में ब्रह्मपुत्रा कहलाने लगती है। तो ऐसा लगता है कि मानो यहाँ पे सिलाई किया गया है, नेचर ने बहुत बारीकी से सिलाई की है और उसको सूचर बोलते हैं। तो ये ITSZ यानी कि यहाँ पर हम समझ गए कि वो ऐसा जोन है जहां पर कि इसके ऊपर में यूरेशियन प्लेट है और नीचे में इंडियन प्लेट। तो नॉर्थ में जो भी माउंटेन रिलीफ्स हैं वो हिमालय नहीं है बल्कि वो ट्रांस हिमालयन है। तो देखिए जो गंगा में नदी का पानी आ रहा है वो सिर्फ हिमालय के पानी नहीं आ रहे हैं बल्कि ट्रांस हिमालय, यानी ऐसे ऐसे पहाड़ हैं जो कि हिमालय को काट के पार होके बिहार पहुंच रहे हैं, उत्तर प्रदेश पहुंच रहे हैं, नेपाल को चिरते हुए बिहार आ रहे हैं। और हिमालय को जो पार करके नदियां आती हैं वो एंटीसीडेंट कहलाती हैं। यानी वो ऐसी नदियां हैं जो हिमालय के बनने के पहले से बही आ रही हैं और उनको कोई फर्क नहीं पड़ा, वो पहाड़ तक को काट के अपना रास्ता नहीं बदली। यही दृढ़ निश्चय आप में भी होना चाहिए अगर आप कुछ अचीव करना चाहते हैं तो। ठीक है। अब आया था कि नदियां अपना बेड ऑल्टर करती हैं। तो यही बात है, इस पर इमेज से आप समझ सकते हैं कि ये नदी का अलग अलग चैनल नजर आ रहा है। यानी नदी कभी ऐसे बह रही है, कभी क्या है कि यहाँ पे ब्लॉकेज हो गया अपना रास्ता बदल ली, कभी इधर चली गई इस रास्ते को छोड़ दी। तो इस तरीके से ये नदियां अपना बेड ऑल्टर करती हैं। अब यहाँ पे मान लीजिए कि कोई घर हो और नदी यहाँ से बहने लगे तो इसको बहा ले जाएगी। तो यही फ्लड वाला सिचुएशन होता है। और जब ये नदियां अपना रास्ता बदलती हैं तो अपने साथ बहुत ज्यादा सेडिमेंट इधर का उठा के बहाती हैं, तो कई बार वो मटमैला दिखता है, वो सॉइल के कलर का दिखने लगता है। तो ड्रेनेज बेसिन को जब समझना है तो वहां पर ये टर्म क्लियर हो जाना चाहिए। कैचमेंट एरिया, ड्रेनेज बेसिन जो है एक क्षेत्रफल हो गया, जो हम क्षेत्र हो गया, और उसका अगर हम उसको क्वांटिफाई करें कि कितना टोटल क्षेत्र है तो कहेंगे कि ड्रेनेज का कैचमेंट एरिया है कि कितने क्षेत्र का, मीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर, ऐसे अगर बताएं तो कहेंगे कि कैचमेंट एरिया है। ठीक है। और यहाँ पर ये जो लाल डॉट दिखाया जा रहा है ना, यही क्या हो गया, वाटर शेड हो गया। सोर्स हो गया यानी नदी निकल के कहां से आ रही है, कन्फ्लुएंस यानी दो नदियों का संगम, संगम कहते हैं। ठीक है। और जैसे कि आप जानते हैं कि जो इलाहाबाद है, इसी तरीके से आप नंद प्रयाग, देव प्रयाग, इन जगहों को जानते हैं। तो ये सब भी कहीं ना कहीं कन्फ्लुएंस है। जैसे पटना है, पटना में भी 3 नदियों का कन्फ्लुएंस होता है। आंसर आप दिमाग में सोचिए। ट्रिब्यूटरी होती हैं सहायक नदियां, और नदी जहां जाके समंदर को समाहित हो जाती है यहाँ पे, उसको कहते हैं कि उसका माउथ है। ठीक है। तो माउथ और सोर्स में कंफ्यूज नहीं होना है। अब ये नदियां जो हैं वो कई बार स्प्लिट होते रहती हैं, अलग अलग चैनल्स में बहती हैं, ये देखा गया है। और खासकर इस तरीके का जो कैरेक्टरिस्टिक है बिहार के, उत्तरी बिहार की नदियों में दिखता है। जैसे कि ये कोसी नदी का एक कह लें कि उसका कोर्स का मैप है, जहां दिखाया गया है कि ये नदी 1921 तक यानी 1892 से यहाँ बहती थी, 36 में इधर बहने लगी, 1949 में यहाँ तक आ गई, 1933 में यहाँ आई थी, 63 में यहाँ बहती थी, 1770 में यहाँ बहती थी। यानी नदी का ये रास्ता कोई फिक्स नहीं है, ये अपना रास्ता हर बार कुछ दिन पर बदल ले रही है और ये बाढ़ लाते रहती है। ठीक है। तो ये नदियां क्या है, अलग अलग न्यूमरस चैनल्स में स्प्लिट हो जाती है। और वर्चुअली ऑलमोस्ट ऑल यानी करीब करीब सारी जो नॉर्थ नदर्न रिवर्स हैं, यानी हम अगर बिहार की बात करें तो इस तरीके का आपको कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाते हैं। और उसमें बहुत सारे अबॉन्डेंट चैनल्स होते हैं, इस तरीके से बहुत सारे उसमें अबॉन्डेंट चैनल्स नजर आते हैं। ठीक है। ओल्ड चैनल्स होते हैं जो कि सिल्टेड हो जाते हैं और वो अपनी मेन जो एग्जिस्टिंग रिवर है उससे उनका लिंक छूट जाता है।
जैसे कि कल को ये नदी अब यहां से पहले बहती थी और अब ये यहां से बहने लगी, तो ये लिंक छूट गया ना, तो ये अबॉन्डेंट हो गया। अबॉन्डेंट का मतलब क्या होता है? छोड़ दिए हम किसी चीज को। कुछ ऐसा ही यहाँ पर नजर आता है। ये तस्वीर आपने एनसीईआरटी के बुक क्लास 11th में देखी होगी, और ये एक सैटेलाइट सीन है जिसमें दिखाया जा रहा है मेंडरिंग ऑफ बूढ़ी गंडक रिवर नियर मुजफ्फरपुर बिहार। और यहाँ पर बहुत सारे ऑक्सबो लेक्स और कट ऑफ्स दिखाए जा रहे हैं। ये पता चलता है कि नदी कभी यहाँ बहती थी, फिर यहाँ बही है, फिर यहाँ बह रही है, कभी ऐसे बहा करती होगी जो कि अब ऐसे जा रही है, तो ये ऑक्सबो लेक बन गया है यहाँ पे। यहाँ भी गोखुर झील है, यहाँ भी है। और ध्यान से देखिए तो ये सारे कभी ना कभी ये नदियों के पाथ रहे होंगे जो कि अब मिटने के कगार पर पहुंच गए हैं। तो इस प्रोसेस में सांप की तरह नदी अपना रास्ता बनाती है, मेंडरिंग कहते हैं। और मेंडरिंग टर्म आया है क्योंकि एक नदी है टर्की में जो कि बहुत ज्यादा अपना पथ बदलती है, उसका नाम मेंडर रिवर है, उसी के नाम से ये मेंडरिंग टर्म बना दिया गया, उसको वर्ब की तरह हम यूज कर लेते हैं। और यहाँ पर इस तरीके से ये जो ऑक्सबो झील बन गया, जिसको चौर वगैरह कहते हैं, लो लाइंग एरिया होता है, ये सब कुछ हम समझ चुके हैं, रिपीटेशन हो रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। ओके, जो नदियां छोटा नागपुर के रीजन से आ रही हैं, इसमें कर्मनासा, सोन, पुनपुन, क्यूल और चंदन को याद रखना है। जो नदियां हैं जो कि अपना वाटर कलेक्ट करती हैं अमरकंटक से, यानी यहाँ सोन की बात हो रही है, अमरकंटक पर्वत से, और बाकी जो नदियां हैं ये सब जैसे कि ये पुनपुन, क्यूल, चंदन, इनका कहीं ना कहीं छोटा नागपुर हाईलैंड से कनेक्शन है, वो सारा अपना वाटर ले आके डिस्चार्ज कर देती हैं गंगा नदी में। बेसिक समझ आ रहा है ना? तो देखिए नदियों के ओरिजिन के हिसाब से हम बांट सकते हैं कि हिमालयन रिवर्स और प्लेट्यू, या साउथ बिहार की रिवर्स और नॉर्थ बिहार की। नॉर्थ बिहार कहा जाए तो हिमालयन समझना है, साउथ बिहार कहा जाए तो प्लेट्यू रीजन की रिवर्स समझना है। अब हम यहाँ पर देखते हैं हिमालयन या नॉर्थ बिहार के रिवर्स। ठीक, तो ये हमारे स्टेट के नॉर्दर्न पार्ट में लोकेटेड हैं, और ये नॉर्दर्न प्लेन्स का निर्माण करते हैं, और इनकी सहायक नदियां हैं। अल्टीमेटली सारा पानी बे ऑफ बंगाल में जाता है, और इनका जाने का डायरेक्शन होता है साउथ ईस्ट। मैंने इस तरीके से अभी हम देखेंगे नदियों को, उनका कोर्स कुछ ऐसे दिखता है। ठीक है, तो इसमें मेन नदी तो गंगा हो गई, इसमें घाघरा, घाघरा को सरयू भी कहा जाता है, और सरयू के ही तट पर फैजाबाद अयोध्या शहर है। गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, कमला, कमला बालन कहते हैं, कमला कह लीजिए, बागमती और महानंदा, ये नदियां हो गई। चलिए इस मैप को देखिए, जरा सा वीडियो पॉज करके ध्यान से स्कैन कर लीजिए अपनी आंखों में। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ पर 3 नदियों का नाम ले रहे हैं, घाघरा, गंडक और करमनसा। करमनसा को मैंने काट दिया है क्योंकि हम नॉर्थ बिहार के रिवर्स को पढ़ रहे हैं, और करमनसा साउथ बिहार की नदी है, आप देख पा रहे हैं। ठीक, तो ये तीनों नदियां हैं, यानी कि घाघरा, गंडक और करमनसा, ये बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच बाउंड्री बनाने का काम करती है। देखिए यहाँ पर दिख रहा है ना कि ये गंडक जो है ये बाउंड्री बना रहा है बिहार यूपी के बीच। इसी तरीके से घाघरा भी गंडक, ये घाघरा बॉर्डर बना रहा है बिहार यूपी में, और करमनसा तो बहुत बढ़िया बॉर्डर बनाने का काम करता है। ये एक ऐसा कन्वेंशन है कि पहाड़, नदी, यही सब जियोग्राफिकल डिवीजन का काम करते हैं। और यहाँ पर जो 3 नदियों का नाम याद रखना है, घाघरा, गंडक, करमनसा, तो ये बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच बॉर्डर बनाते हैं, जिसमें कि घाघरा और गंडक हिमालयन हो गई, और ये हो गई छोटा नागपुर प्लेट्यू रीजन की नदी। ठीक, अब ये जो रिवर्स हैं have water throughout the year as they get water from the glaciers of Himalaya, and thus rivers are known as perennial. perennial का मतलब होता है सादा नीरा, नित्य वाहिनी, जिनमें सालों भर पानी हो। ठीक, अब गंगा की अगर बात कर ली जाए, क्योंकि गंगा नदी हमारे बिहार की सबसे पवित्र और सबसे इंपॉर्टेंट रिवर है। इसका स्रोत कहां से है? तो गोमुख ग्लेशियर से है। गोमुख स्नाउट है। स्नॉट जो होता है ना, उसको भोजपुरी भाषा में, हिंदी में थुथुन कहते हैं। यानी कि जो गाय का मुंह देखिएगा तो उसका जो अगला हिस्सा होता है ना, वो इस तरीके का जो दिखता है, उसको स्नाउट बोलते हैं, SNOUT। तो ऐसे ही थुथुन से वहां ऐसा शेप है ग्लेशियर का जहां से गंगा नदी निकलती है, लगता है कि गाय का थुथन है, मुंह है, तो उसको गोमुख ग्लेशियर कहते हैं। तो गंगोत्री ग्लेशियर का वो स्नाउट हो गया। और ये कहां पड़ता है? तो केदारनाथ जो पीक है उसके थोड़ा नॉर्थ में। ये रिवर बिहार की मेन रिवर है। बिहार में इंटर कहां करती है? तो बक्सर जिला में एक जगह है चौसा। वैसे इतिहास की वजह से जानते हैं, बैटल ऑफ चौसा बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर बक्सर है, यहाँ लिखा हुआ है बक्सर, और यहाँ पर ही गंगा नदी एंट्री ले रही है बिहार में, और ये जगह हो गया चौसा। ठीक, और ये यहाँ पर गंगा नदी जो है आगे चल के बाउंड्री भी बनाती है भोजपुर और सारण डिस्ट्रिक्ट में।
यानी आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये भोजपुर डिस्ट्रिक्ट है जिसका हेडक्वार्टर आरा है, और यहाँ सारण है डिस्ट्रिक्ट जिसका हेडक्वार्टर चंपारण है, और दोनों के बीच में ये बाउंड्री बनाने का काम करती है। हालांकि यहाँ पर कल्चरल एक्सचेंजेज बहुत हैं। आरा के जो ये क्षेत्र हैं, यहाँ के लोग ये छपरा के इस तरफ शादी ब्याह करते हैं, आते जाते हैं, उनका वैवाहिक रिश्ता भी है। पहले नाव चलता था और अब तो दोनों शहरों को जोड़ने के लिए पुलिया भी बना दी गई है। ओके, गंगा रिवर जो है डिवाइड करती है बिहार को दो पार्ट्स में, लेकिन दोनों इक्वल नहीं है। जो नॉर्दर्न बिहार का रीजन है वो थोड़ा बड़ा है, साउदर्न बिहार का एरिया छोटा है थोड़ा। ओके, गंगा का टोटल लेंथ जानना है तो वो है करीब 2500 किलोमीटर, जिसमें से बिहार में वो करीब 450 किलोमीटर 445 किलोमीटर नदी बहती है, और उसका ड्रेनेज एरिया जो हो गया करीब 15,165 स्क्वायर किलोमीटर का है। ठीक, जो स्लोप है नदी का आप जानते हैं बहुत ही जेंटल है, और इसलिए मॉनसून सीजन में इसका पानी जो है कई बार पसर जाता है और फ्लड लाइक सिचुएशन हो जाते हैं। अगर आप पटना आते जाते हैं या पटना में रहे हैं तो आप देखे हैं, जिधर आप अगर गोल घर पर चढ़ के देखें तो पूरा गंगा नदी के बगल बगल में इम्बैंकमेंट बनाया हुआ है, क्योंकि नदी तब तो नदी ये काफी कह लें कि बाढ़ लाती थी। और इस तरीके से बचपन में स्कूलों में बच्चों को कैरिकुलम में पढ़ाया जाता था कि पटना में बाढ़ संकट का सामना, इस तरीके के 2-3 क्लास के बच्चों को पढ़ाया भी जाता था। यानी बिहार में गंगा नदी जरूर माता के समान है, पूजनीय है, लेकिन बाढ़ भी लाने का काम करती है बहुत बार। ओके, जो ये नदी है नेविगेबल है, यानी इसमें बोट आने जाने का, स्टीमर आने जाने का पूरा प्रबंध है। गंगा की बहुत सारी सहायक नदियां हैं जो कि नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन से मिलती हैं, यानी लेफ्ट बैंक और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। नॉर्थ से मिलने वाली नदियों का नाम रिपीट करता हूं: घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कमला, बागमती, कोसी। ठीक है, अब यहाँ पर कमला हो गया, ये आप देख रहे हैं बालन, कमला बालन इसको कहते हैं। बागमती आपको अलग से लिखा नहीं नजर आ रहा है। कोसी और महानंदा। साउथ से सोन याद कर लीजिए, साथ में इसके पुनपुन कह लीजिए, हर हर, क्यूल, फल्गु, चंदन, करमनासा। करमनासा ये नदी है जो कि बाउंड्री बनाने का काम करती है बिहार यूपी के बीच में। ठीक, चलिए बात कर लेते हैं बिहार में गंगा नदी की। तो ये रिवर का लार्जेस्ट कैचमेंट एरिया बिहार में है। महात्मा गांधी सेतु जो है, जो कि एक बार को सबसे बड़ा पुल हुआ करता था इंडिया का, ये बनाया गया है, पटना को कनेक्ट करता है हाजीपुर से। ठीक है, और टोटल 7 ब्रिज बनाए गए हैं गंगा नदी के ऊपर, जो कि नॉर्थ और साउथ बिहार को कनेक्ट करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं अगले रिवर की, जिसका नाम है सरयू या घाघरा। ये भी बिहार यूपी के बीच में बॉर्डर बना रही थी। ओरिजिन कहां से है तो मेप्चा-चुंगो ग्लेशियर। कहां पर तो तिब्बत प्लेट्यू में, यानी ITSZ जो है उसके ऊपर से ये नदी आ रही है। ये ट्रांस हिमालयन रिवर कह सकते हैं, या आप ऐसा कह लीजिए कि ये एंटीसीडेंट रिवर है। ओके, मतलब मानसरोवर जो झील है, यहाँ पे माउंट कैलाश है, यही मानसरोवर है, यहाँ से इंदस नदी, सतलज नदी, ये ब्रह्मपुत्रा रिवर निकलती है। यहीं से ये एक नदी निकलती है जिसका नाम है घाघरा। ठीक है, और इसको शारदा भी कहते हैं, चौक कहते हैं, करचा कहते हैं, कई नामों से ये नदी जानी जाती है। जब ये नदी बिहार में आती है तो कहां पर आती है तो सीवान डिस्ट्रिक्ट में जो घुतनी जगह है, ठीक है, वहां पर ये एंट्री मारती है बिहार में, और गंगा नदी में ये सारण डिस्ट्रिक्ट के रावलगंज के पास ज्वाइन कर लेती है। ओके, अब आप बता सकते हैं कि ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है या राइट बैंक? अब तो मुझे उम्मीद है कि आप बता पाएंगे, आसान है। और ये गंगा को नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन से मिलती है। मैप में हम देख लेते हैं, हमारे लिए अच्छा रहेगा। तो देखिए यहाँ पर ये आप देख पा रहे हैं, ये कहाँ गया, हाँ ठीक है, ये घाघरा यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन से मिल रही है। जिस जगह पे मिल रही है वो छपरा है, छपरा का रावलगंज। और जिस जगह पर ये बिहार में एंट्री ले रही है वो है घुतनी, ये सिवान का जगह हो गया घुतनी। ठीक, घाघरा या सरयू नदी हिंदू और बौद्धिज्म के हिसाब से बहुत ही पावन पवित्र नदी है, और यहाँ लोग डुबकी लगाते हैं, पावन डुबकी लगाने का काम करते हैं। और ये फास्ट फ्लो वाली नदी है, काफी तेज बहती है, इसी वजह से इसको घाघरा या घग्गर भी कहते हैं। वो घग्गर जो राजस्थान हरियाणा क्षेत्र की नदी है, उससे इसको कंफ्यूज नहीं कर लीजिएगा। इस नदी का टोटल लेंथ 1080 किलोमीटर है, जिसमें से मात्र 83 किलोमीटर ये बिहार में बहती है। और इसको करनाली नाम से भी जानते हैं पहाड़ी क्षेत्र में। यानी देखिए यहां से ये निकल रही है और पूरे नेपाल में इसको करनाली कहते हैं। ठीक है, ओके, चलिए
ये गंगा की सेकेंड लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है आफ्टर जमुना। ओके, और इंपॉर्टेंट इसकी जो सहायक नदियां हैं उसमें छोटी गंडक है, खौना है, झारी है, डाहा है, तेल है और सोंदी नदी है। देखिए तेल नाम से कंफ्यूज नहीं होना है, तेल नाम की नदी एक छत्तीसगढ़ में भी है और महानदी को कंट्रीब्यूट करती है। हम यहाँ पर घाघरा के ट्रिब्यूटरीज की बात कर रहे हैं और ये छोटी गंडक नाम की एक नदी घाघरा की सहायक नदी है, खौना है, झारी है, डाहा है, तेल है और सोंडी है। याद रहे अच्छी बात है, ना रहे कोई बात नहीं। अब आ जाते हैं गंडक नदी पे। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट नदी है नॉर्थ वेस्टर्न बिहार की, और इसका जो ओरिजिन है, जो स्रोत है, वो नेपाल में माना गया है। कहां पर? तो मुस्टांग ग्लेशियर, नेपाल का मुस्टांग ग्लेशियर। और यहाँ पर एक माउंटेन है जिसका नाम है अन्नपूर्णा पर्वत। अन्नपूर्णा पर्वत के मुस्टांग ग्लेशियर से ये गंडक नदी निकल के आती है। और अब यहाँ पर कुछ और लोकल नाम है, जैसे जहां उस स्रोत का, तो वहां पे मनांगोत मोट और कुटांग वगैरह कहते हैं। खैर कोई बात नहीं, इसको नेपाल में काली नदी भी कहते हैं और ये अलग अलग स्ट्रीम से बहती है। लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है, वो जो काला पानी डिस्प्यूट हुआ है वो वाली ये काली नदी नहीं है, ठीक है। गंडक नदी जो है ये इंडिया में घुसती है नेपाल से। वहां पर इसका एक शहर है नेपाल का, त्रिवेणी टाउन, वहां से ये चंपारण में एंट्री ले लेती है। ओके, और ये बाउंड्री बनाने का काम करती है उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच में, जैसा कि हम देख चुके हैं। और बिहार में एंट्री लेती है वाल्मीकि नगर में, यानी सोमेश्वर रेंज, जो हम लोग पढ़ चुके हैं पहले। सोमेश्वर रेंज के पास जो वाल्मीकि नगर है, अभ्यारण्य के लिए भी जाना जाता है, वहां पे गंडक नदी है। आपसे पूछ सकते हैं कि वाल्मीकि नगर अभ्यारण्य के बाघ किस नदी का पानी पीते हैं, तो आप बताएंगे कि गंडक का पीते हैं पानी। ओके, और जहां पर ये गंगा नदी में मिलती है, ठीक, तो वो वहां पर सोनपुर जगह है। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा और जानकारी ले लेते हैं कि ये किन किन जिलों से होके गुजर रही है। तो वेस्ट चंपारण यानी पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, सिवान, सारण और वैशाली, इतने डिस्ट्रिक्ट्स का कनेक्शन है गंडक नदी से। और उत्तर प्रदेश का गोरखपुर और देवरिया डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, जहां ये गंगा में ज्वाइन करती है। तो एक जगह, मतलब कह लें कि सोनपुर, कह लें हाजीपुर के काफी करीब जगह है, और वहां पर हरिहर क्षेत्र का मेला लगता है। और भगवान हरिहर कहे जाते हैं विष्णु जी। वहां पर ये स्टैचू बना हुआ है, आप देखेंगे कि एक हाथी है जिसके पैर को एक मगरमच्छ पकड़ लिया है, और इस हाथी को बचाने के लिए हरिहर देव खुद प्रकट हुए हैं। और उसी जगह पर दुनिया का एक बहुत ही बड़ा, या एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर कैटल फेयर ऑर्गेनाइज किया जाता है। यहाँ पर लोग आते हैं पशुओं का। आजकल तो उतना ज्यादा डिमांड नहीं है, तो बस ये गाय भैंस यही खरीदे जाते हैं। लेकिन पहले का एक दौर था जब यहाँ पर घोड़े, हाथी और बहुत तरीके के जंगली जानवर जब लोग रखने का शौक रखते थे, तो एक जमाने में जंगली जानवर भी यहाँ बिका करते थे। ओके, अब हम जरा सा गंडक नदी के फाटक के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं लिखा हुआ है गंडक फाटक। फाटक मतलब यहाँ पर बराज की बात की जा रही है। टोटल लेंथ जो है गंडक नदी की वो 425 किलोमीटर है, जिसमें से 260 किलोमीटर, आधा से कहीं अधिक, वो बिहार में गमन करती है और फ्लो करती है साउथ ईस्ट डायरेक्शन में। और यहाँ पर इसके जो इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं उसमें एक रहुआ है, मनौर है, बाबसा है, गांगरी है, या उसको गोगरी भी कहते हैं, माही है, दबरा है और अवसा है। अब माही एक सेपरेट नदी है जो कि मध्य प्रदेश गुजरात की नदी है, लेकिन उससे कंफ्यूज नहीं होना है। हाजीपुर जो है ये लोकेटेड है ऑन द बैंक ऑफ गंडक नदी। और वाल्मीकि बराज, ये वाल्मीकि नगर अभ्यारण्य में आपको वाल्मीकि बराज दिखता है। तो वाल्मीकि बराज किस नदी पर है अगर आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे कि गंडक नदी पर। अब हम ये भी देख लेते हैं कि ये जो नदी है इसको त्रिवेणी, नारायणी और काली गंडक के नाम से भी जाना जाता है। और इसी नदी के नाम पर, यानी त्रिवेणी के नाम पर, त्रिवेणी कैनाल है यानी नहर है, जिसको कि गंडक नदी से ही पानी मिलता है। और जो नदी गंडक है ये भी अपने कोर्स को चेंज करने के लिए जानी जाती है, जैसे कि उत्तर बिहार की सारी नदियां जानी जाती हैं। ओके, और बहुत तरीके के बाढ़ नियंत्रण के लिए प्रोग्राम किए गए हैं ताकि फ्लड को कंट्रोल में किया जा सके। और यहाँ पर देखेंगे कि इसके नदी के यानी गंडक के अगल बगल आपको चौर, मार्सीलैंड और कुछ झील भी नजर आते हैं। अब हम बात करते हैं बूढ़ी गंडक की। तो बूढ़ी गंडक नदी है, ये बूढ़ी मतलब होता है ब्रीद, हम बोलते हैं
एज्ड पर्सन को कि बूढ़े हैं, तो उसी में बुढ़ी यानी फीमेल के लिए जो टर्म यूज किया जाए बुढ़ी गंडक। और इस नदी को इसके अपर रीच में सिकराहना कहते हैं, ठीक है, यानी ऊपर के पाथ में सिकहारना कहते हैं और सिकराहना, ओके। और बूढ़ी यानी ओल्ड गंडक जो है, ये नदी जो है पैरेलल बहती है गंडक नदी के, और ये उसका ओल्ड चैनल है। यानी पहले गंडक बहा करती थी और अब गंडक इधर बहने लगी है, तो उसका जो पुराना वाला ट्रैक है उसमें बूढ़ी गंडक नदी बहती है। और जो बूढ़ी गंडक है फ्लो एट ओल्ड कोर्स ऑफ गंडक रिवर which was once shifted westward from its present course and thus known by this name। इसलिए गंडक के ही कोर्स में ये बह रही है, तो इसको कहते हैं कि बुढ़ी गंडक है, पुरानी गंडक है, ओके। और ये बात तय हो जाना चाहिए, समझ आ जाना चाहिए कि बूढ़ी गंडक का सेम कोर्स है जो कि गंडक का है, और ये भी बहती है नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट डायरेक्शन में। गंगा नदी से ये कहाँ मिलती है, तो खगड़िया डिस्ट्रिक्ट में मिलती है, नियर खगड़िया। और ये एक फास्ट फ्लोइंग रिवर है, उत्तर बिहार की सारी नदियां करीब करीब फास्ट फ्लोइंग है। बूढ़ी गंडक इसका ओरिजिन कहां से है, तो सोमेश्वर हिल्स, सोमेश्वर हिल्स आप समझ रहे हैं कि बात हो रही है वेस्ट चंपारण की। और ये गंडक के पैरेलल बहती है, ये मेंडरिंग करती है, यानी आप देखेंगे कि इसमें इस तरीके से मेंडरिंग का फेनोमेना नजर आता है। और वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, खगड़िया और बेगूसराय इससे लाभान्वित होने वाले जिले हैं। बूढ़ी गंडक का टोटल लेंथ जो है वो 320 किलोमीटर है और ये पूर्ण रूप से बिहार की नदी है। इसकी बहुत सारी सहायक नदियां हैं, जैसे हरहा, कापन, मासन, बाणगंगा, पंडाई, मनियारी, करहा, कहोरा, उराई, तेलाबे, प्रसाद, त्यूर। हालांकि इन नदियों का नाम याद रखने का कोई रेलेवेंस नहीं है, बस आपको जानकारी के लिए मैंने बता दिया। और ये नदी जो है हैज अ कंटिन्यूअस चेन ऑफ ओल्ड एंड अबॉन्डेड चैनल्स, जैसे कि उत्तर बिहार की सारी नदियों में दिखता है। और जो इसके अबॉन्डेड चैनल्स हैं, यहाँ पर आप देखते हैं कि चटनाहा नाम से, कच्छना नाला, हैदरा नाला, बाण नाला, यानी सब में नाला लगा हुआ है। और ये सारी अबॉन्डेड चैनल्स हैं बूढ़ी गंडक की। अब हम बात करते हैं कोसी नदी की, थोड़ा फोकस बढ़ा दीजिए। इस नदी का ओरिजिन जो है वो माउंट गोसाईनाथ से है, जो कि लोकेटेड है नॉर्थ ईस्ट ऑफ काठमांडू, जो कि राजधानी है नेपाल की। जो टोटल लेंथ है इस नदी की वो है 730 किलोमीटर, 730 किलोमीटर। ध्यान दीजिएगा, यहां पर मैंने कहा है कि ये गोसाईनाथ नेपाल काठमांडू से निकलती है, लेकिन इस बात को मैं आगे कंट्राडिक्ट करने वाला हूं जब मैं आपको बोलूंगा कि ये नदी तिब्बत से निकलती है। तो थोड़ा सा आपको सतर्कता से सुनना होगा, ठीक है। अब ये जो नदी है इसका बिहार में 260 किलोमीटर का फ्लो है, टोटल 730 में 260 किलोमीटर बिहार में है। और इसका कैचमेंट एरिया जो है करीब 86,000 किलोमीटर का है। हैवी सिल्टेशन होता है, काफी सेडिमेंट्स हैं, और जब ये हिमालय से निकल के आती है, हैवी लोड जो है ये इस तरीके से आगे लेके बढ़ती है। आपको यहाँ पर बहुत जगह जलोढ़ पंख भी नजर आते हैं। देखिए, अब इस मैप को देखिए, इस मैप को देखने से आपको समझ आ रहा है कि ये नेपाल का मैप है, यहाँ इंडिया है और इधर चाइना या तिब्बत का क्षेत्र है। और यहाँ पर कोसी के उस क्षेत्र को दिखाया गया है जो कि केवल नेपाल में है, लेकिन ये आधी स्टोरी है, क्योंकि इस मैप को आप देखिए तो देखिए ये जो नदियां हैं जो कि तिब्बत में से निकल के आती हैं, तिब्बत से, और वो कोसी का भी ट्रिब्यूटरी बन जाती है। तो मान्यताओं के हिसाब से काठमांडू के पास यहाँ पर कोसी नदी का शुरुआत होता है, यानी यहाँ काठमांडू है और गोसाईनाथ पीक हो गया, यानी यहाँ सुन कोसी जो है इसकी एक जो मतलब जो सोर्स हो गई यहाँ पर कहीं पर, उसको कहते हैं कि ये नदी का शुरुआत है, उद्गम है। लेकिन ये आधा सच है, ये नदी जो है एंटीसीडेंट है, ये हिमालय को चीरते हुए पार करके आ रही है, गॉर्ज बनाती है, ठीक है। तो इसका जो मेजर कन्फ्लुएंस है इसकी सहायक नदियों का तो है नॉर्थ ऑफ छत्र गॉज ऑनवर्ड। और ये जो कोसी नदी है इसको सप्त कोसी कहते हैं, सप्त का मतलब हो गया 7, यानी कि 7 नदियों के कन्फ्लुएंस से बना है। तो ये 7 नदियां कौन कौन सी हैं, तो एक तमोर कोसी है, एक अरुण कोसी है, एक यहाँ पे दूध कोसी है, एक लिखुनु कोसी है, एक हो गया तमाक कोसी और एक हो गया सोन कोसी, यानी 1 2 3 4 5 6, और एक यहाँ पर ये इंद्रावती। ये सारी नदियां हैं जो सप्त कोसी बनती हैं। और अरुण जो है इसी को हम लोग हेड वाटर मानेंगे अपने जरूरत के हिसाब से, ठीक है। यहाँ पर देखिए जो तमोर है इसका ओरिजिन जो है कंचनजंगा एरिया से है। आप देख पा रहे हैं कि ये सिक्किम वाला जो क्षेत्र है यहाँ पे करीब जैसे कंचनजंगा पड़ेगा, तो ये तमोर यहाँ से निकल के आ रही है कंचनजंगा एरिया से, ठीक है।
और ईस्ट मतलब ये अरुण नदी जो है, अरुण इसके ईस्ट में पड़ता है। सुन कोसी जो है ये तिब्बत से आती है। ठीक, ये सुन कोसी जो है ये तिब्बत से आती है, याद रखिएगा इस तरीके से। जो सुन कोसी की सहायक नदियां हैं फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, इसमें दूध कोसी है, भोट कोसी है, तम कोसी है और लिखु खोला है और इंद्रावती है। इस तरीके से आप समझ जाइए कि अरुण, तमोर, बुध कोसी और सुन कोसी ये सब आपको याद रखना होगा। और ये वाली जो कोसी की हेड वाटर है जो मैंने आपको तस्वीर में दिखाया है, ये वाला जो है इसी को कहते हैं कि ये मतलब भोट कोसी है। ठीक, अब ये जो कोसी नदी का नेचर है आप समझेंगे कि ये काफी ज्यादा फ्लड लाती है, क्योंकि आप देखें कितना दूर का कैचमेंट ये कवर कर रही है। नदी यहाँ पतली है, ज्यादा दूर उसको तय करना नहीं है और समतल भूमि है, तो पानी जो है फैल जाता है, बहुत जल्दी फैल जाता है, बाढ़ आते रहना है, और इसलिए इसको बिहार का सौरो कहते हैं। और ये बहुत पेकुलियर इसका नेचर है, शिफ्ट चेंज करते रहती है कोर्स, कई बार हमने देखा है। और ये पिछले 200 सालों में 150 किलोमीटर सरक चुकी है, फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, यानी इस तरफ सरक गई। ठीक है, बागमती नदी की बात कर लेते हैं। तो इसका जो ओरिजिन है महाभारत रेंज से है, नेपाल हिमालय में। अब जो यहाँ पर महाभारत रेंज है ये जो है हिमाचल रेंज का एक्सटेंशन है नेपाल में। अगर मैंने कहीं पर किसी वीडियो में शायद शिवालिक कह दिया था गलती से, तो उस बात को वहां पर करेक्ट कर लीजिएगा प्लीज। ओके, और ये बिहार में नदी आती है बागमती, उस जगह का नाम है, उस गांव का नाम है रसूलपुर, और वो सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और जो ये बागमती नदी है नेपाल की सबसे पवित्र नदी है, जैसे हमारे लिए रिवर गंगा है। काठ मंडला और पशुपतिनाथ जो टेम्पल है ये दोनों इसी नदी के तीर पर लोकेटेड है, इसी के बैंक पर है। नदी का टोटल लेंथ 394 किलोमीटर है और बिहार की सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर हो गई है। दरभंगा, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर और खगड़िया डिस्ट्रिक्ट इस पर टिके हुए हैं। और ये ज्वाइन करती है कोसी को, कहां पर, तो बदला घाट, बिहार में। ठीक, अब हम देख लेते हैं कि ये जो बागमती है ये काफी एक डेंजरस रिवर है, क्योंकि ये भी अपना रिवर्स का कोर्स चेंज करते रहती है और इससे बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट जो हैं बिहार के अफेक्टेड रहते हैं। यहाँ पर कुछ उसकी इंपॉर्टेंट सहायक नदियों का नाम दिया गया है, जैसे आप पढ़ सकते हैं, इसको रिपीट करने का कोई विशेष रेलेवेंस है नहीं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम कमला नदी की अगर बात कर लें तो इस नदी का जो ओरिजिन है वो है महाभारत रेंज से, और नेपाल में महाभारत रेंज है, और वहां पर जो सिद्धुलियागढ़ी है वहां से ये निकलती है। और इसका जो पुराना नाम है वो है जीवछ कमला, जीवछ कमला इसका ये पुराना नाम है। और ये फेमस नदी है और नेपाल की सेकंड होलीएस्ट रिवर भी है, और खासकर गंगा के बाद मिथिला क्षेत्र के लोगों के लिए भी ये काफी पवित्र है। टोटल लेंथ 328 किलोमीटर है, जिसमें से कि 208 किलोमीटर नेपाल में है और बाकी का 120 किलोमीटर ये इंडिया यानी बिहार में बहती है। बिहार में 120 किलोमीटर जब ये बहती है तो ये कई तरीके के अपने डाइवर्जेंट्स बना लेती है। इसकी मतलब ये सहायक नदियां नहीं है बल्कि डिस्ट्रीब्यूटरीज हो गई इसकी। ठीक है, और इसकी ट्रिब्यूटरीज की अगर बात करें तो यहाँ धौरी, सोनी, बालन और त्रिशूला है। ये इसी बालन को कई बार कनेक्ट करके एक साथ बोल देते हैं कि कमला बालन नदी की बात की जा रही है। कमला के साथ यहाँ पे आप कभी बालन भी यूज कर सकते हैं, ये मेनली यूज कर लिया जाता है। अब कमला नदी का एक स्ट्रीम जो है वो यहाँ डिस्ट्रीब्यूटरी बनने के बाद वो बागमती नदी को कनेक्ट कर लेता है, कहां पर, तो बदला घाट में, खगड़िया डिस्ट्रिक्ट के। और बाकी जो मेन वाटर है, हेड वाटर है, वो कोसी नदी में जाके मिल जाता है एट द बाउंड्री ऑफ सहरसा एंड दरभंगा डिस्ट्रिक्ट। ठीक, अब हम जरा महानंदा को देख लेते हैं। महानंदा उत्तर बिहार की आखिरी और सबसे पूरब में पड़ने वाली नदी हो गई। तो ये जो नंदा रिवर है ये एक ट्रांस बाउंड्री रिवर है। ट्रांस बाउंड्री यानी कई देशों से होने वाली नदी है, गुजरने वाली। और इसका फ्लो जो है इंडिया में होता है, इंडिया के बिहार में और वेस्ट बंगाल में, बाकी ये बांग्लादेश भी जाती है। और ये एक इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है रिवर गंगा की। ये बिहार के लिए, नॉर्थ बिहार के लिए ईस्टर्न मोस्ट रिवर है और ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन में, अभी तक हम लोग देख रहे थे कि नदियां जो है साउथ ईस्ट में बह रही थी, लेकिन महानंदा साउथ वेस्ट डायरेक्शन में बहती है। ठीक है, इमर्ज होती है हिमालय से और बाउंड्री बनाती है इंडिया का वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश के बीच में। इसको हम लोग देखेंगे, मैप से समझेंगे, बड़ी इंटरेस्टिंग है। शुरुआत कहां से है, तो दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल के महल दिरान हिल से, और ये भी अपने कोर्स को बदलने के लिए जानी जाती है। और जब ये बांग्लादेश में इंटर कर जाती है, 3 किलोमीटर करीब बांग्लादेश में
नदी ये अपना रास्ता तय करती है, वापिस से ये वेस्ट बंगाल आ जाती है और वेस्ट बंगाल में इंटर करने के बाद ये बिहार के किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार डिस्ट्रिक्ट्स को टच करती है। फिर से ये बिहार को छोड़ वेस्ट बंगाल जाती है और वहां से बांग्लादेश जाके अल्टीमेटली गंगा नदी यानी पद्मा में मिल जाती है। अब महानंदा जो है ये डिवाइड करती है डिस्ट्रिक्ट्स को दो रीजन में, ईस्टर्न रीजन और वेस्टर्न रीजन। तो जो ईस्टर्न रीजन है इसमें ओल्ड एलुवियम है और ये रिलेटिवली इनफर्टाइल है, यानी ये नदी ऐसे बह रही है तो जो इसके पूरब का हिस्सा हुआ वो थोड़ा सा मतलब फर्टाइल नहीं है, ऊसर है, और वेस्ट में जो पड़ेगा वो उर्वरक है। ठीक है, और इस क्षेत्र को कहते हैं बरीद का क्षेत्र। ठीक, और जो पश्चिमी क्षेत्र है उसको फिर आप बांट सकते हैं, यहाँ इसकी एक सहायक नदी है कलिंद्री, अभी हम लोग देखेंगे, सब मैप में देखेंगे। ओके, और वहां पे ताल वगैरह बनते हैं। लो लाइंग एरिया है, काफी वल्नरेबल है रेनी सीजन में, और जो साउदर्न एरिया है वो काफी फर्टाइल है। और यहाँ पर देखेंगे कि थिकली पॉपुलेटेड कम्युनिटी, थिकली पॉपुलेटेड रीजन है जिसको कि दियर क्षेत्र कहते हैं। ओके, थोड़ा ऊंचा है, उठा हुआ है, दियर का मतलब हम समझ चुके हैं पहले। और यहाँ पर कुछ एक इंपॉर्टेंट सहायक नदियां बताई गई हैं महानंदा की, जिसमें मेची सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने कोसी मेची रिवर इंटरलिंकिंग प्रोग्राम के बारे में पढ़ा होगा और जानकारी चाहिए। इस मैप को देखिए, यहाँ पर आपको महानंदा रिवर नजर आ रही है और यहाँ कोनकाई रिवर है जिसका बात हो रहा था कि यही नॉर्थ और साउथ में फिर बांट देती है, जो कि एक जो है ताल वाला क्षेत्र है और जो दूसरा वाला क्षेत्र है वो कहलाता है कि ये साउथ का क्षेत्र है जो कि दियर वाली भूमि है। ओके, और इस नदी की शुरुआत हो रही है वेस्ट बंगाल से। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट हो गया दार्जिलिंग, ये जो क्षेत्र हो गया, आप इस तरीके से समझिए। जब यहां से ये नदी निकल रही है तो थोड़ा सा ये 3 किलोमीटर का स्ट्रेच इसका बांग्लादेश में पड़ता है। फिर ये नदी आ जाती है वेस्ट बंगाल में, होते हुए बिहार में आती है। बिहार में ये किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया को टच कर रही है, इन 3 डिस्ट्रिक्ट्स को, और फिर ये बिहार को छोड़ के चली जाती है वापिस से वेस्ट बंगाल में और फिर आगे चली जाती है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि ये यहाँ पर इस तरीके से जाके ये बांग्लादेश में गंगा नदी में मिल जाती है। ये महानंदा का बेसिन दिखाया गया है, आप समझ पा रहे हैं कि ये महानंदा रिवर है। यहाँ पर इस तरीके से इसकी यहाँ से अगर शुरुआत है तो आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ बहुत सारी इसमें ट्रिब्यूटरीज हैं, उसमें से एक मेची रिवर है जिसको मेरा दिखाने का यहाँ मकसद था। और इस तरीके से ये नदी आगे बढ़ रही है, बढ़ते बढ़ते जाके अल्टीमेटली इसका जो माउथ है वो गंगा रिवर में है। ठीक है, इस मैप को हम आखिरी में देख लेते हैं और इसको जब मैं जूम करूं तो आप समझ पाएंगे कि यहाँ मैं अलग अलग प्लेन्स दिखाने की कोशिश कर रहा हूं और साथ ही ये जो रिवर का सिस्टम बना हुआ है, जैसे ये वाला जो क्षेत्र हो गया महानंदा रिवर का हो गया, कोसी का क्षेत्र हो गया, यहाँ पर कमला बागमती की बात हो रही है, बूढ़ी गंडक, गंडक और यहाँ घाघरा नदी। नॉर्थ बिहार की सारी नदियों को हमने कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में यहाँ कवर कर लिया। एक बार इस मैप में सारे नदियों को देख लीजिए, उनके सहायक नदी, उनके उद्गम स्थान, कौन किस तरीके का टोपोग्राफी बनाता है, इस चीज को दिमाग में बैठा लीजिए। तो चलिए यहां पर हमें यह समझना है साउथ बिहार की नदियां। साउथ बिहार की नदियां कहने से मतलब चलता है कि ये सारी की सारी बरसाती नदियां हैं, इनका प्लेट्यू से ओरिजिन है और इनका जो स्लोप है वो साउथ से नॉर्थवर्ड है। अब यहाँ पर वो कौन सी नदियां हैं, तो इनका ओरिजिन के हिसाब से हम समझ गए कि पेनिनसुलर प्लेट्यू से हैं, नॉर्थ डायरेक्शन में मूव कर रही हैं और फाइनली ये गंगा नदी में आके कंट्रीब्यूट करती हैं। कुछ इंपॉर्टेंट नदियों का नाम लेना हो तो आप सोन के साथ क्रम नशा बोल दीजिए, पुनपुन, फल्गु, सकरी, अजय, चंदन, क्यूल, ये सारी कुछ नदियां हैं। हालांकि ये किसी ऑर्डर में नहीं दी गई हैं, ना ही ये ईस्ट से वेस्ट या वेस्ट से ईस्ट की तरफ है, हपजार्डस मैनर में है। ऑर्डरली अरेंजमेंट में हम अभी चीजों को समझेंगे। ओके, सबसे पहले और सबसे वेस्टर्न यानी वेस्टर्न मोस्ट रिवर को देखते हैं, करम नशा रिवर, जो कि बक्सर जिले में आके गंगा नदी से मिल लेती है। तो करम नशा नदी है, इसका जो ओरिजिन है वो कैमूर रेंज में है और कैमूर रेंज में जो जगह है सरोदाग में है, यानी कि ये कैमूर रेंज से निकलती है नदी और फिर ये इस तरीके से बिहार यूपी के बीच में बॉर्डर बनाती है। बॉर्डर बनाते हुए बक्सर, जहां पर कि गंगा नदी इंटर करती है बिहार में, जगह है चौसा, बैटल ऑफ चौसा की वजह से आप जानते हैं इस जगह को, वहां पर ये मिल जाती है फाइनली गंगा नदी में। ठीक है, और ये बिहार यूपी के साथ, मतलब बिहार और यूपी का बॉर्डर बनाने का काम करती है। और आपने पहले भी एक बात नोटिस करी होगी कि हमने और दो नदियों को देखा था जो कि बिहार यूपी के बीच में बॉर्डर बनाती हैं, उसमें से एक है ये गंडक नदी
यहाँ पे, और एक है ये घाघरा, दोनों नदियां, और तीसरी हो गई करमनसा। और ये गंगा नदी की सहायक नदी है, ट्रिब्यूटरी है। करमनसा की जब बात करें तो इसकी बहुत सारी और ट्रिब्यूटरी हैं, जैसे कि दुर्गावती बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है। अपार्ट फ्रॉम दिस चंद्रप्रभा, करुणती नदी, और एक है खजूरी, ये कुछ एक इंपॉर्टेंट है। हालांकि करमनसा जो नदी है इसको काफी अपवित्र माना गया है। जनरली आप देखेंगे कि जो इंडिया की नदियां होती हैं उनको काफी पवित्र माँ का दर्जा दिया गया है, लेकिन ये कस्ट रिवर है। जैसे इसके बारे में बहुत अजीबोगरीब बातें ऐसी हैं कि पहले के लोग जो हैं इसके अगल बगल के, वो खाना नहीं बनाते थे कि इस नदी का पानी यूज करना पड़ेगा, इसलिए वो कई बार फल या ड्राई सूखे फलों को खाकर, कंदमूल खाकर जीते थे कि इस पानी को अगर जो कंज्यूम करेगा उसका तो दिन खराब हो जाए। इस तरीके से इस नदी को कोसा गया है। और इस नाम को ही देखिए तो कर्म, मतलब कुछ अच्छा आप करने जा रहे हो और जो उसका विनाश कर दे, कर्म को नाशने वाली। अब क्यों कहते हैं, ये सब पौराणिक कथाओं में लिखा गया है और उसे अभी कोई इत्तेफाक नहीं है। मैं खुद इस नदी के पास गया हूं, इसके पानी को मैंने यूज किया है, और ऐसा कोई कर्म का नाश नहीं होता है, ये मैं श्योर करा सकता हूँ। तो इसकी कैचमेंट एरिया जो है वो कैमूर हिल का रीजन हो गया, और जो बक्सर डिस्ट्रिक्ट है उसके मैदानी भाग हो गए। ये आप बात समझ गए। चलिए अब हम चलते हैं अगले रिवर पर, जिसका नाम है सोन। सोन नदी, इसका ओरिजिन जो है मैकाल रेंज के अमरकंटक हिल से है। डिफरेंस समझ में आना चाहिए। रेंज जो होता है वो कंटिन्यूएशन होता है माउंटेन का। जैसे हिमालय में 3 रेंज है, हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक। अब हर एक रेंज में बहुत सारे ऐसे पहाड़ हो गए इंडिविजुअल। इसी तरीके से जो मैकाल रेंज है उसमें जो अमरकंटक पर्वत है उससे 3 नदियां निकलती हैं, जिसमें से कि एक है नर्मदा, एक है सोन, और एक नदी निकलती है जो कि सोन की ट्रिब्यूटरी है लेकिन इनसिग्निफिकेंट है। ठीक है। एंशियंट टाइम में इसको सोनभद्र के नाम से जानते थे। हालांकि सोनभद्र अभी एक डिस्ट्रिक्ट के लिए टर्म यूज किया जाता है, उत्तर प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट है। और इसी तरीके से हिरण्यावा, ठीक है। ये 2 रिवर हो गई, 2 नाम हो गए सोन नदी के। और पिछले 2500 सालों में ये नदी जो है अपना कोर्स शिफ्ट करके पश्चिम की तरफ थोड़ी भागी है। और ये लॉन्गेस्ट साउथ ट्रिब्यूटरी है, मतलब कि नॉन हिमालयन रिवर में ये लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है गंगा नदी की, बिहार में अगर हम बात कर रहे हैं तो। वापिस से देखिए, यहाँ पे आपको सोन नदी नजर आ रही है, देख रहे हैं। और इसको एक्चुअली मैंने पहले ही बताया था कि इसको नदी नहीं नद कहते हैं, मतलब इसको मैस्कुलिन के तौर पर डेजिग्नेट किया गया है कई जगहों पर। और ये भ्रंश घाटी से बह के आती है। सोन नदी नर्मदा और तापी की तरह ही रिफ्ट वैली में बहने वाली नदी है, और ये बाउंड्री बनाने का काम करती है झारखंड और बिहार के बीच में। यानी ये झारखंड का रोहतास डिस्ट्रिक्ट, जिसका हेडक्वार्टर सासाराम है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये बाउंड्री बनाती है झारखंड और बिहार के बीच में। यहाँ पर बिहार का रोहतास डिस्ट्रिक्ट और झारखंड का पलामू डिस्ट्रिक्ट, ये दोनों के बीच बाउंड्री बना रही है। और फिर ये औरंगाबाद, भोजपुर, पटना डिस्ट्रिक्ट होते हुए अल्टीमेटली गंगा में मिल जाती है। ठीक है। इस मैप को देखिए, इससे आपको पता चलेगा कि ये जो सोन नदी है इसका ओरिजिन यहाँ अमरकंटक के रीजन से है, और फिर ये मध्य प्रदेश से होते हुए उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश से फिर ये आगे बढ़ती है तो झारखंड, और झारखंड बिहार का बॉर्डर बनाते हुए अल्टीमेटली बिहार में आके, और पटना से थोड़ा पहले मनेर नामक एक जगह है, लड्डू के लिए काफी मशहूर प्रसिद्ध जगह है मनेर, वहां ये गंगा नदी में मिल जा रही है। तो ये इंटर करती है बिहार में रोहतास डिस्ट्रिक्ट से होते हुए, और फिर इस आप ये भी जान गए कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और झारखंड में भी ये नदी बहने का काम करती है। फाइनली गंगा नदी से कहा मिलती है तो मनेर में, पटना के निकट मनेर में। डिवाइड करती है कैमूर हिल्स को, अलग करती है नॉर्थ कोयल रिवर के वैली से। और ये जो नॉर्थ कोयल रिवर है ये न्यूज में भी रहा था, इस पर एक काफी इंपॉर्टेंट डैम बनाया गया है। उस डैम का अगर आप नाम बता सकते हैं या आपके जेहन में आ रहा है तो ये अच्छी बात होगी। काफी न्यूज में रहा था, उसके ऊपर एक डैम बनाया गया है जिसको लेकर बहुत तरीके की संभावनाएं भी न्यूज में रही थी। और जो इस पर कुछ एक इंपॉर्टेंट बढ़िया शहर है बिहार में, भोजपुर डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर आरा, इसी तरीके से रोहतास डिस्ट्रिक्ट का सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट शहर डेहरी, और डेहरी को कहते हैं डेहरी ऑन सोन है। और एक सोनभद्र शहर है, लेकिन ये
उत्तर प्रदेश में पड़ता है, इसलिए मैंने इसे कट कर दिया है ताकि हमारा जो फोकस है बिहार पर अभी रहे। ओके, तो ये कुछ एक इंपॉर्टेंट शहर है जो कि सोन नदी पर लोकेटेड है। सोन नदी की टोटल लेंथ 780 किलोमीटर है और ये वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर है इंडिया की। और 780 किलोमीटर में से 202 किलोमीटर यानी कह लीजिए कि 200 किलोमीटर अप्रॉक्स ये बिहार में बहती है। जो इसकी मेन ट्रिब्यूटरीज है उसमें रिहंद है, ये बिहार में नदी नहीं आती है, ये उत्तर प्रदेश की नदी है। उत्तरी कोयल, गोपड़ और कान्हार, ये इंपॉर्टेंट नदियां हैं, आपको पता होना चाहिए। ये सोन की ट्रिब्यूटरीज है, हालांकि इनका बिहार से कोई लेना देना विशेष नहीं है। सोन नदी जो है स्टीप ग्रेडियंट बनाती है और काफी तेजी से आगे बढ़ती है और ये एक ई फॉर्मल रिवर है। ई फॉर्मल का मतलब जो कि पानी आने पर पानी उसमें काफी दिखे और जब पानी बरसना बंद हो तो उसमें पानी का क्वांटिटी एकदम से कम हो जाए। इफॉर्मल ऐसी नदियों को कहते हैं। कहीं कहीं ऐसे इंस्टांसेस मिलेंगे जहां पर कि पेरेनियल रिवर भी बताया गया है सोन को, लेकिन ये उतनी सही बात नहीं होगी। अगर आप सही मामले में एज अ जियोग्राफर आप अगर चीजों को समझना चाहें, एक जियोमॉर्फोलॉजिस्ट होने के नाते अगर आप चीजों को समझें तो आप समझ पाएंगे कि नहीं, इसको पेरेनियल रिवर कहना बड़ा ही नाइंसाफी होगा रिवर सिस्टम के साथ। ओके, तो सोन जो है वो काफी वाइड है, काफी चौड़ी है। अगर इस नदी को देखना है कि ये कितनी चौड़ी है तो इसके लिए आपको डेहरी ऑन सोन शहर जाना पड़ेगा। और छिछला भी है, सेलो है, आप उतर जाओगे, डूबने का बहुत कम खतरा है, आप अगर तैर सको तो ठीक है। और इसमें कई सारे डिस्कनेक्टेड पूल्स ऑफ वाटर दिखते हैं, सालों भर ऐसे ही दिखता है। अगर आप इसको समझना चाहें तो डेहरी ऑन सोन का शहर या जो आरा और पटना के बीच में कोइलवर ब्रिज है, कोइलवर ब्रिज काफी इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि पटना सॉरी ये दिल्ली कोलकाता मेन रेलवे लाइन पर ये पड़ने वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट एक ब्रिज है। और गांधी पिक्चर की जो शूटिंग हुई थी तो वहां पर उसका एक स्पेशल रेलेवेंस है, उस पूरे मूवी में उस सीन को बड़ी अच्छे से पिक्चराइज किया गया है। तो जो चैनल है सोन का काफी वाइड है, करीब 5 किलोमीटर वाइड है डेहरी ऑन सोन में। और खासकर मैं इस तरीके से समझा सकता हूं क्योंकि मैं इस नदी को समझ रहा था, कुछ मेरा इस पर रिसर्च वर्क चल रहा था, तो डेहरी ऑन सोन के रीजन को मैंने अच्छे से समझा है, देखा है। और वहां पर कुछ एक लोकेलिटीज है, वहां आप देखेंगे कि ये नदी काफी चौड़ी हो जाती है और जहां जोड़ा मंदिर वगैरह वो लोकेशन कहलाता है। बट द फ्लड प्लेन इज नैरो, ओनली 3 to 5 किलोमीटर वाइड। बाकी जगहों पर देखें तो इस तरीके से दिखता है। अब इसमें कुछ एक पिक्चर्स हैं जो कि जैसे ये पिक्चर है, ये डेहरी ऑन सोन एनीकट रीजन का है। जैसे आपको पता चलेगा कि ये पूरा नदी का ही, ये पूरा नदी का क्षेत्र है। अभी इसमें पानी नहीं है तो इसमें ग्रीनरी इस तरीके से डेवलप हो गई है। मैंने ये पिक क्लिक करा है और आप देख सकते हैं जहां तक आपको नजर आ रहा है ये पूरा का पूरा ये नदी का ही क्षेत्र है। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो वहां पर डैम बनाया गया है उस जगह का नाम है इंद्रपुरी। डेहरी ऑन सोन से कुछ किलोमीटर दूर इंद्रपुरी बराज बनाया गया है सोन नदी पर। और ये सोन नदी पुल है जो कि रोहतास डिस्ट्रिक्ट को औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट से कनेक्ट करने का काम करती है। और इससे आपको नदी का चौड़ाई का अनुमान लग सकता है कि हाँ ये नदी काफी चौड़ी रही होगी और छठ पूजा वगैरह में इसका रिलेवेंस बढ़ जाता है। ओके, और वो जो क्षेत्र है यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये एनीकट, ये मतलब इंद्रपुरी वाला रीजन है या ये नदी है। आप इसको समझ सकते हैं कि कितनी दूर तक इसका ऐसे स्ट्रेच रहा होगा, ये समझाने के लिए मैंने इन पिक्चर्स का इस्तेमाल करा है। और फ्लड ड्यू टू सोन रिवर हैज बीन चेक्ड विथ एनीकट एट डेहरी एंड इंद्रपुरी बराज। तो ये वाली जो तस्वीर है ये कहीं ना कहीं एनीकट के रीजन की है और ये जो है इंद्रपुरी बराज है और ये भी इंद्रपुरी बराज है। ये पिक मेरे ही है। और देखिए एक ये हिस्ट्री की मैं बात समझाता हूं आपको। जब शेर शाह सूरी का दौर था तो शेर शाह सूरी के दौर में इस तरीके से पुल बनाने के जो ये मॉडर्न ब्रिजेज होते हैं इस तरीके का कंसेप्ट नहीं था। तो नदी के बीच में ही इस तरीके से शेर शाह सूरी ने इस पत्थर का रोड बनवा दिया था जो कि बरसात के समय काम नहीं आता था, लेकिन बाकी गर्मियों में, ठंडे के मौसम में ये पुल काम करता था, नदी को पार करने में मदद करता था क्योंकि शेर शाह सूरी का आना जाना लगा रहता होगा इस रास्ते से। तो एक समय की बात है, मैं डेहरी ऑन सोन में ही था और उस समय कुछ लोग आए थे जो कि एएसआई के लोग थे और इस पर कुछ अपना बहुत ही विशेष फोकस कर रहे थे। और उस दौरान मैं भी डेहरी ऑन सोन में था तो तब इस जगह के बारे में मुझे अच्छे से एग्जैक्टली पता चल पाया था कि ये कितना इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल प्लेस है। हालांकि इसको सही ढंग से जगह नहीं मिली हुई है जितना इसको तवज्जो मिलना चाहिए था। हालांकि बाद में मैंने कुछ मैगजीन्स में इसके बारे में पढ़ा भी था तो अच्छा लगा था मुझे।
अब हम चलते हैं अगले रिवर पर, पुनपुन नदी नाम है इसका, पुनपुन। और इसका ओरिजिन जो है वो झारखंड के पलामू डिस्ट्रिक्ट से है और उस जगह का नाम हो गया चौराहा हिल्स। तो झारखंड का चौराहा हिल्स यानी पलामू डिस्ट्रिक्ट में पुनपुन नदी का ओरिजिन है और ये गंगा नदी में मिलती है पटना के नजदीक फतुहा जगह पे। और ये सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर है साउथ बिहार की। और ये पुनपुन नदी बिहार में एंट्री लेती है गया डिस्ट्रिक्ट से, औरंगाबाद, अरवल और पटना डिस्ट्रिक्ट से ये बढ़ते हुए आगे बढ़ती है। इसकी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं, इनके नाम दिए गए हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, टोटल इसकी लेंथ हो गई 200 किलोमीटर और मेनली ये रेन फेड है और काफी ये सीजनल है और बहुत कम ही पानी ये लेकर चलती है ड्राई सीजन्स में। ओके, लेकिन बरसात की अगर बात करें तो जो पुनपुन है कई बार ये फ्लड लाती है, वो काइंड ऑफ फ्लैश फ्लड होता है पटना के ईस्ट के रीजन में, इस तरीके की चीजें होती हैं। अब यहाँ पर हम एक अगले रिवर को देखते हैं जिसका नाम है फल्गु रिवर। इसका जो ओरिजिन है छोटा नागपुर रीजन से है और ये बहुत सारे इसके स्ट्रीम्स हैं वहां पर। और जो मेन स्ट्रीम है उसको कहते हैं निर्जना, उसको लीलाजन भी कहते हैं। मतलब कि जो पानी से ही रहित हो ऐसे नदी को, क्योंकि सालों भर वो इस तरीके से ऐसे सूखी दिखती है ना, तो जिसमें जल ही नहीं है, निर्जला कहते हैं उसको इस तरीके से। और ये मीट करती है मुहाना स्ट्रीम के साथ बोध गया के पास और इस तरीके से ये फल्गु नदी बन जाती है। और कहा जाता है कि जो बोध गया है वो लोकेटेड है ऑन द बैंक ऑफ निर्जना रिवर और गौतम बुद्ध को यहीं पर इनलाइटमेंट की प्राप्ति हुई थी, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और इस चीज को यहाँ पर इस तरीके से सैंडस्टोन पर बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट किया गया है। फल्गु नदी के बारे में आप ये भी जान लीजिए कि जो फल्गु रिवर का बैंक है वहां गया शहर हो गया और यहाँ पर लोग पिंडदान का काम करते हैं। देश और दुनिया भर से लोग आते हैं पिंडदान करने के लिए, अपने एंसेस्टर्स के आत्मा के सुकून के लिए यहाँ पिंडदान किया जाता है। और जो कन्फ्लुएंस है निर्जना और मुहाना नदी का, तो फल्गु बिकम अ सब्जेक्ट ऑफ हैवी फ्लड्स ड्यूरिंग मॉनसून सीजन, व्हाइल इन अदर सीजन्स ये जो है ना काफी सूखी टाइप की स्ट्रीम रहती है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और ये दो स्ट्रीम्स में बढ़ जाती है बराबर हिल्स के पास, यानी जहानाबाद जो डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर बराबर की पहाड़ियां हैं, वहां पर ये दो स्ट्रीम्स में ऐसे बढ़ जाती है, बाइफरकेट हो जाती है ऐसे। लेकिन आप फिर देखेंगे कि और इसमें सब डिविजन्स हो जाते हैं और उनके अलग अलग नाम दिए गए हैं, लेकिन ये सारे कोई इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एक और नदी देखिए सकरी, सकरी यहाँ पर लिखा हुआ है, सकरी रिवर आप देख पा रहे हैं। और आप ऐसे आइडिया लगा सकते हैं कि ये पटना है, यहाँ पर पावापुरी की बात हो रही है, यानी कि नालंदा डिस्ट्रिक्ट की बात हो रही है। और इसके साउथ ईस्ट में यहाँ पे सकरी नदी को दिखाया गया है गूगल मैप पर। इसके बहुत ज्यादा सोर्सेज मुझे नहीं नजर आ रहे थे। ये नवादा देख रहे हैं, नवादा शहर, उसके ये ईस्ट में दिख रहा है करीब करीब। इसका ओरिजिन हजारीबाग प्लेट्यू से है और ये बिहार में इंटर करती है नियर गोविंदपुर इन नवादा डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो नवादा डिस्ट्रिक्ट के गोविंदपुर के पास ये इंटर करती है। ये देख पा रहे हैं आप, हजारीबाग है, हजारीबाग से निकलती है और फिर ये आगे बढ़ती है गोविंदपुर जगह हो गया नवादा डिस्ट्रिक्ट में। और ये फिर गया, नवादा, पटना और मुंगेर डिस्ट्रिक्ट्स को इस तरीके से ये कवर करती है और फाइनली गंगा नदी में मिल जाती है विथ क्यूल एंड मुरहार नदी। तो इसके साथ की दो नदियां हैं जिनके साथ ये गंगा में मिलती है, तो एक क्यूल है और एक मुरहार है। एक नहर भी बनाया गया है सकरी नदी पर नवादा डिस्ट्रिक्ट में और इरिगेशन के लिए इसको यूज किया जाता है गया और पटना डिस्ट्रिक्ट तक। ठीक है, अजय नदी की बात करते हैं, अजय रिवर। तो अजय रिवर जो है ये किन किन राज्यों से रिलेटेड है, तो बिहार से, झारखंड से और वेस्ट बंगाल से। अभी तक जिन नदियों को हम देख रहे थे उन नदियों की खास बात यह है कि वो साउथ से आके गंगा रिवर में मिल रहे थे। लेकिन ये अजय रिवर जो है ये थोड़ा अलग है, क्योंकि ये गंगा नदी की ट्रिब्यूटरी बिहार के क्षेत्र में नहीं है, वेस्ट बंगाल, बिहार से निकल के ये वेस्ट बंगाल को जा रही है नदी, झारखंड होते हुए। और अजय का मतलब होता है जिसको कि कोई हरा ना सके, अनकंकरेबल जो है उसको अजय कहते हैं। ठीक है, और इसका ओरिजिन कहां से है, तो जमुई डिस्ट्रिक्ट में बतपाड़ जगह का नाम हो गया। और ये फिर इस तरीके से साउथ और ईस्ट डायरेक्शन में बढ़ती है, झारखंड को जाती है और वहां से फिर वे बंगाल चली जाती है, वेस्ट बंगाल को, और फाइनली गंगा नदी से मिलती है, यानी कि जो भागीरथी हुगली है उसमें जाके मिलती है। टोटल लेंथ इसकी 202 किलोमीटर है बिहार में और इस नदी को अजयवट्टी या अजमाती के नाम से भी जानते हैं। अब ये आपके सामने एक मैप नजर आ रहा है
और इस मैप को आप देखिए और थोड़ा समझने का कोशिश करिए। ठीक, ये है जमुई डिस्ट्रिक्ट का रिवर मैप, और यहाँ पर चकई इसका एक ब्लॉक हो गया। यहाँ पर जो नदी आप देख पा रहे हैं यही है अजय रिवर, यहाँ पर भी दिखाया गया है इस चीज को। और आप देखिए दामोदर बेसिन का ये एक इंपॉर्टेंट रिवर है। दामोदर बेसिन में ये डायरेक्टली नहीं आता है क्योंकि दामोदर का ये ट्रिब्यूटरी नहीं है, ये डायरेक्टली जाके हुगली नदी में मिल जा रहा है। इस चीज को यहाँ दिखाया जा रहा है। ठीक है, चलिए फिर से समझते हैं। ये बिहार और बिहार का ये बिहार और बिहार का ये जमुई क्षेत्र जहां से ये नदी निकल रही है, और फिर इस तरीके से समझिए कि ये ऐसे होते हुए अजय नदी झारखंड को होते हुए चली जाती है वेस्ट बंगाल में। यानी कि हम यहाँ की बात कर रहे हैं वेस्ट बंगाल पर, इस तरीके से वेस्ट बंगाल में ये इंटर करके 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 और ये फाइनली भागीरथी हुगली नदी में मिल जाती है। यानी तीन स्टेट्स को टच कर रही है अजय नदी। ठीक है, क्यूल नदी की बात कर लें तो इसका ओरिजिन कहां से है, तो हजारीबाग प्लेट्यू से है, बिहार में इंटर करती हुई है जमुई डिस्ट्रिक्ट में। ठीक, और ये कह लें कि नैरो गॉर्ज यहाँ पर बनाती है। कहां पर, तो जो सत पहाड़ी हम लोग पढ़े थे ना फिजिकल ज्योग्राफी में, सत पहाड़ी में ये गॉर्ज बनाती है। गॉर्ज यानी भी से घाटी बनाती है। बिहार में करीब 111 किलोमीटर है, और इसके इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज में हरोहर है, अंजन है, बरनार है, उलान है, और ये गंगा नदी से मिलती है लखीसराय डिस्ट्रिक्ट में, जो एक जगह हो गया सूरजगढ़ा वहां पे। ओके, अब चलिए हम एक और रिवर को देखते हैं, चंदन रिवर। चंदन रिवर जो है इसके बारे में बहुत स्पेसिफिक चीज नहीं है, लेकिन बस ये समझ लीजिए कि जो भागलपुर का क्षेत्र है यहाँ पर आपको ध्यान देना है। और इस मैप में एग्जैक्टली चंदन को नहीं दिखाया गया है, इसलिए मैंने यहाँ पर भागलपुर का रिवर मैप लगा दिया है। और आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये बांका डिस्ट्रिक्ट से होते हुए चंदन नदी जो है वो आती है भागलपुर में, और फाइनली ये गंगा नदी में मिल जा रही है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और खास बात यह है कि जो चंदन रिवर का प्लेन है उसमें दो ही डिस्ट्रिक्ट्स कवर होते हैं, बांका और भागलपुर। ओके, तो ये हम लोग यहाँ पर अब तक जो भी एपिसोड देखे हैं, यहाँ पर हमने रिवर्स को खत्म कर लिया। अब हम बिहार के वाटरफॉल्स को देखने वाले हैं। और ये जो आपके स्क्रीन पर अभी वीडियो नजर आ रहा है, ये वीडियो भी मेरे द्वारा शूट किया गया है। ये कैमूर डिस्ट्रिक्ट के तेल्हार जलप्रपात का एक तस्वीर है। आप अगर अच्छे से देखें तो आप समझ पाएंगे कि हाँ, ये बिहार में कितनी ब्यूटीफुल जगहें हैं जो बहुत ज्यादा रिकॉग्नाइज नहीं है। और ये बहुत अजीब बात भी लगती है कि इतने खास, और आप इस समझ पा रहे हैं कि ये कितनी यहाँ पर गहराई है, क्या मजेदार यहाँ का नजारा है। फिर भी जो रिकॉग्नाइजेशन बिहार के पूल्स को, बिहार के वाटरफॉल को, गर्म कुंड को मिलना चाहिए, वो तो नहीं मिल पाया है। आगे बढ़ते हैं और हम एक बात को समझने का प्रयास करते हैं कि वाटरफॉल होता क्या है। और ये बात तब समझ आती है कि ये वाटरफॉल का रेलेवेंस क्या है जियोग्राफी के हिसाब से भी। और जो वाटरफॉल का आप वीडियो देख रहे थे वो जहां गिर रही है, तो ये दूसरे जगह से मैंने इसका पिक्चर क्लिक करा है। और ये इस तरीके से आप देख रहे हैं कि कितना स्लोप, मतलब कितने हाइट से ये गिर रही है इस तरीके से। और जरा एक दो चीज यहाँ ध्यान दे लीजिएगा, इन रॉक्स को देखिए। आप अगर समझ पाएंगे सही से तो आप देखेंगे कि ये रॉक्स कितने टूटे फूटे कटे अलग अलग टाइप के नजर आ रहे हैं। ये देख पा रहे होंगे आप, इस पर भी हम लोग अभी चर्चा करने वाले हैं। ओके, तो वाटरफॉल होता क्या है, तो ये बनते हैं वाटरफॉल जहां पर कि वाटर गिरता है एक ग्रेट हाइट से ड्यू टू स्टीप स्लोप इन द कोर्स ऑफ रिवर। जैसे कि आप देखिए यहाँ पर ऑल्टरनेट हार्ड और सॉफ्ट रॉक्स से ये वाटरफॉल बनता है। जैसे कि ये देखिए हार्ड रॉक है, ये सॉफ्ट रॉक है, ये कट गया, फिर ये हार्ड रॉक है। तो ये जहां से वाटरफॉल गिर रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो पुल बन जाता है इसको प्लंज पुल कहते हैं, PLUNGE, प्लंज पुल कहते हैं। जैसे यहाँ पर ये वाटरफॉल गिर रहा है, कोई ये रैंडम मैंने नेट से पिक्चर लिया है, तो ये पानी गिर रहा है, तो ये फॉल हो गया, और जहां गिर रहा है जो यहाँ पर पुल बना इसको प्लंज पुल कहते हैं। उसमें नीचे इस तरीके से बजड़ियां होती हैं कुछ कुछ, अब वो उतने डिटेल्स में नहीं जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं ककोलत वाटरफॉल को। तो ये कहां पर लोकेटेड है, तो ये लोकेटेड है इन द साउथ ईस्ट ऑफ ककोलत हिल्स, जो कि गोविंदपुर डिवीजन है नवादा डिस्ट्रिक्ट का, वहां पर करीब 35 किलोमीटर दूर है वहां। और ये ककोलत वाटरफॉल है, कमाल का जगह है, देखने लायक है, और उस जगह पर जाइए तब आपको बिहार की ब्यूटी नजर आती है। और ये वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर टूरिस्ट साइट्स है बिहार में। इसकी जो टोटल हाइट है करीब 47 मीटर है, और जो
जो मेन हाइट है, देखिए जैसे कि एक बार में कितना गिर रहा है और टोटल कितना ऊंचाई से गिर रहा है, तो वो 80 फीट का मेन हाइट हो गया और ओवरऑल इसका जो हाइट है 160 फीट है। ककोलत में लोग पर्व त्योहार के मौके पर इस तरीके से होली डिप भी लेते हैं और ये नेचुरल पॉन्ड है यहाँ पर एट द बेस ऑफ फॉल। तो यही नेचुरल पॉन्ड जिसको कि प्लंज पूल कहा जाता है और ये सिचुएटेड है नियर द बॉर्डर ऑफ बिहार, से जो झारखंड और बिहार के बॉर्डर पर लोकेटेड है। और देखिए ककोलत वाटरफॉल को बिहार का नियाग्रा फॉल भी कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नियाग्रा फॉल जो है वो कहां पर लोकेटेड है और किन दो वाटर बॉडीज के बीच में है, आप जरा एडिशनल रिसर्च करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए या आप मुझसे कनेक्ट करिए टेलीग्राम पर और इन चीजों को मेरे साथ साझा करिए। लेकिन ककोलत वाटरफॉल जो है वो बिहार का नियाग्रा फॉल कहलाता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। और जो चैत की संक्रांति होती है, यहाँ पर एक फेयर का भी ऑर्गेनाइजेशन होता है और लोग यहाँ होली डिप लेने आते हैं। और यहाँ पर 7 अलग अलग स्ट्रीम्स हैं जो कि गिरते हैं यहाँ पे और उससे ये फॉल बना है। कोडरमा प्लेट्यू का ये बात अगर किया जाए, उस क्षेत्र की बात की जा रही है। दूसरा हम देखते हैं करकट वाटरफॉल या करकट घाट कहते हैं। करकट घाट वाटरफॉल्स है, ये कैमूर हिल्स में है। इस जगह को मैंने अप्रोच करा है जब मैं इस क्षेत्र को स्टडी कर रहा था और ये भी काफी खूबसूरत एक जगह है और ये काफी फेमस है फॉर करकट वाटरफॉल। और यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ एक पिक्चरस स्पॉट है और हालांकि लोग इतना ज्यादा जाना उधर विजिट नहीं करना चाहते हैं, फ्लड एक्चुअली फॉरेस्ट एरिया है बहुत ज्यादा। और देखेंगे कि विजिटर्स आर ड्रॉन टू लोकेशन वेयर द वाटर गसेस डाउन फॉर अ रिवराइन या रेविन। ओके, और करकट वाटरफॉल्स का आप देखें यहाँ पर बोटिंग, स्विंग, फिशिंग की फैसिलिटी है और कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है इसी के अगल बगल ये पूरा जो क्षेत्र है कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंतर्गत ही ये करकट फॉल पड़ता है, ऐसा कहना उचित होगा। और अगर आपको बीपीएससी देना है तो ये बात इंपॉर्टेंट है कि करकट घाट या करकट गढ़ जो आप कह लीजिए वाटरफॉल टू बिकम फर्स्ट क्रोकोडाइल कंजर्वेशन रिजर्व इन बिहार सुन। ये न्यूज छपी है पिछले साल की है और आपके आने वाले एग्जाम्स में बहुत इंपॉर्टेंट है कि बिहार में पहला क्रोकोडाइल कंजर्वेशन साइट कहां बनाया जा रहा है। और यहाँ पर 75 ये जो पुल जो गिर रहा है ना यहाँ पे, कहते हैं कि इसमें टोटल 75 क्रोकोडाइल्स अभी रह रहे हैं। ओके, अब हम चलते हैं अगले वाटरफॉल पर जिसका नाम है तेल्हार वाटरफॉल, जिसका शुरू में मैंने आपको वीडियो दिखाया था और इसका लोकेशन भी कैमूर डिस्ट्रिक्ट में है। इसकी हाइट बहुत अच्छी है, 262 फीट हाइट है और यहाँ पर एक डीप पूल बनाता है और ये माना जाता है कि जो पूल है काफी ये डीप है और यहाँ पर स्ट्रॉन्ग करेंट्स हैं, स्विमिंग पूल्स, यहाँ पे स्विमिंग वगैरह जो है पूलिंग यहाँ पे प्रोहिबिटेड है और बस आप ऊपर से उस चीज का नजारा ले सकते हैं। अगले वाटरफॉल को देखते हैं, इसका नाम है तमाशिन वाटरफॉल और ये है महाने नदी पर। बस इसके बारे में विशेष जानकारी नहीं थी। और यहाँ पर हम अगले वाटरफॉल को देखते हैं जिसका नाम है धुआं कुंड। देखिए धुआंधार हो जाएगा तो नर्मदा जबलपुर में, लेकिन जबलपुर मध्य प्रदेश, लेकिन यहाँ धुआं कुंड की अगर बात की जाए तो ये सासाराम रोहतास के अंतर्गत जो ताराचंडी धाम है उससे थोड़े दूर पर जो काव नदी है, काव नदी पर ये धुआं कुंड आपको नजर आता है। इसकी हाइट 30 मीटर है यानी करीब 100 फीट हो गया और यहाँ पर एक जोड़ा है वाटरफॉल का, मतलब 2 वाटरफॉल एक साथ गिरते हैं। धुआं कुंड वाटरफॉल जो है तो यहाँ पर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का भी सोर्स है और कैपेसिटी इसका जनरेशन का बहुत बढ़िया है, 50 से 100 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने की यहाँ कैपेसिटी है और ये मांझर कुंड वाटरफॉल का हिस्सा है। आगे हम मांझर कुंड को भी देखेंगे, ठीक है। मांझर कुंड वाटरफॉल जो हो गया ये आप देख पा रहे हैं, ऐसे ऐसे स्ट्रीम जो है आगे जाके गिरते हैं। ये भी कैमूर, रोहतास, सासाराम में है और लोकेटेड है ये करमनसा नदी पर। और यहाँ पर बहुत तरीके के फेयर्स वगैरह ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, फेस्टिवल्स। देखिए डायरेक्ट कर्मनसा पर नहीं है, मतलब उसका एक ऑफशूट कह सकते हैं आप, लेकिन हाँ एक लार्जर पर्पस पे आप बता सकते हैं कि ठीक है ये कर्मनसा से रिलेटेड है, इत्तेफाक रखता है, ठीक है। ये दुर्गावती वाटरफॉल्स है, इस जगह को भी मैंने अप्रोच करा है और ये कहाँ पर है तो ये रोहतास डिस्ट्रिक्ट है और यहाँ पर है चांद पापर विलेज। वो गांव का नाम इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसकी हाइट है 298 फीट, बहुत ऊंचाई से ये गिरता है। इसका बहुत काफी बढ़िया प्लंज पूल देखने को मिलता है, दुर्गावती नदी पर लोकेटेड है और यहाँ पर इसको एक और नाम से जानते हैं, इसको कहते हैं खदर कोह वाटरफॉल।
और जो रोहतास डिस्ट्रिक्ट में जो गुप्ता धाम है, अगर वहां कोई जाता है तो उसके रास्ते में ये दुर्गावती वाटरफॉल्स नजर आते हैं। अब यहाँ पर मैंने एक वीडियो इंसर्ट किया है, ये भी वीडियो मेरे द्वारा शूट किया गया है, लेकिन मैं जिस मौसम में गया था उस समय यहाँ पर पानी बहुत कम था, कह सकते हैं कि बरसात के बाद का टाइम था। लेकिन आप समझ सकते हैं कि ये कितना इसका हाइट है और कितने ऊपर से पानी गिर रहा होगा और कितना खूबसूरत इसका प्लंज पूल है। ये अपने आप में एक बहुत ही अच्छा लोकेशन है बिहार में घूमने के लिए। ओके, अब हम बात करते हैं सुखलदारी वाटरफॉल का। ये बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर लोकेटेड है। जो यहाँ नदी है उसका नाम है कन्हार नदी और ये 100 फीट करीब इसका हाइट है। जियार कुंड वाटरफॉल है, ये फुवरिया नदी पर है, ये भोजपुर डिस्ट्रिक्ट में है। हालांकि भोजपुर डिस्ट्रिक्ट में आपको कोई और दूसरा वाटरफॉल इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये फुवरिया नदी भोजपुर डिस्ट्रिक्ट में जियार कुंड एक वाटरफॉल याद रख सकते हैं। इसी तरीके से खुआरी दा वाटरफॉल है, ये आसन नदी पर है, ये भी रोहतास डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत है। रोहतास में, कैमूर में बहुत सारे वाटरफॉल्स हैं। इसी तरीके से रकीम कुंड है, ये कहां पर है, तो ये भी रोहतास डिस्ट्रिक्ट में, और ये जो गमघाट रिवर है। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बस मैंने इसलिए डाल दिया कि ये आप एक बार गो थ्रू हो लें, कहीं से भी अगर आउट ऑफ ब्लू कुछ क्वेश्चन आ जाता है तो आप इसके लिए तैयार रहें। एक ओखान ओरखन वाटरफॉल है, ये भी रोहतास डिस्ट्रिक्ट के गोपथ नदी पर है और इसकी बहुत अच्छी हाइट है, 295 फीट इसकी हाइट है। इसी तरीके से रोहतास में ही एक सुअरा नदी है और सुअरा वाटरफॉल्स यहाँ पर लोकेटेड है, इसकी हाइट 394 फीट है। एक देवदारी वाटरफॉल है, ये करमनसा नदी पर है रोहतास डिस्ट्रिक्ट में और इसकी हाइट है 190 फीट। अब हम झीलों की बात कर लेते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट लेक्स हैं बिहार में, और नॉर्थ बिहार में जो ऑक्सबो लेक्स हैं, इनके बारे में हमने देखा था। बहुत सारे नेचुरल लेक्स हैं और इनको अलग अलग नामों से जानते हैं लोकल लैंग्वेज में। कहीं मान कहते हैं, कहीं ताल कहते हैं, कहीं चौर कहते हैं। जब हम नदियों को समझ रहे थे तो इन चीजों को हमने देखा। और लेक्स फिशिंग के लिए बहुत अच्छे हैं और साथ ही माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं। अब हम यहाँ पे कुछ लिस्ट देख लेते हैं इंपॉर्टेंट ऑक्सबो लेक्स की। जैसे कि बेतिया में आपको सरैया मान नजर आता है, तो यहाँ लोकली इसको मान कहते हैं। इसी तरीके से सोनबर्ग मान है, वो हरसी डीह में है। इसी तरीके से ये देखिए खड़गपुर का जो रीजन है ये बिहार का है, यहाँ पर खड़गपुर लेक है। जोगपट्टी जो एक क्षेत्र है, यहाँ पे सियूरी मान है। मोतीहारी में मोती लेक हो गया और पिठारा यहाँ पे पिठारा मान। ठीक, अब कांवर झील के बारे में जान लीजिए। कांवर लेक जो है ये कहां पर है, तो ये बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट के मंझौल गांव में पड़ता है और ये एशिया का, ध्यान दीजिएगा, एशिया का लार्जेस्ट फ्रेश वाटर ऑक्सबो लेक है और ये 16 स्क्वायर किलोमीटर में पसरा हुआ है और ये मेंडरिंग से बना है बूढ़ी गंडक रिवर के। याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये वर्ल्ड फेमस है एक्वेटिक प्लांट्स के लिए। विंटर सीजन की बात करें यानी नवंबर और दिसंबर में, तो बहुत सारे साइबेरिया से माइग्रेटरी बर्ड्स यहाँ आते हैं और जो ये एक्वेटिक फ्लोरा है यहाँ पर जो भी पाए जा रहे हैं, इसके वजह से इसको रिजर्व एरिया डिक्लेयर किया गया है। हालांकि अभी तक इसको बहुत ज्यादा संरक्षण नहीं मिला हुआ है और हम देखते हैं कि यहाँ सेडिमेंटेशन और यूट्रोफिकेशन हो रहा है, जिसके वजह से ये श्रिंक कर रहा है, वाटर का लेवल गिर रहा है। किसी भी तरीके का सरकार के तरफ से भी एज सच प्रोटेक्शन का काम या इसको टूरिज्म सेंटर के रूप में डेवलप करने के लिए प्रयास नहीं किया गया था। जबकि यहाँ पर 110 टाइप के बर्ड स्पीसीज अलग अलग टाइम पर देखे गए हैं। बर्ड ब्रीडिंग स्टेशन है अपने आप में। लेकिन अच्छी बात यह है कि अब सुधरेगा हाल। बेगूसराय के कांवर झील अब रामसर साइट की लिस्ट में शामिल हो गया है। बिहार की पहली और देश की 39वीं ऐसी ये झील बनी। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपके बीपीएससी में आने वाले एग्जाम में ये डायरेक्ट पूछ सकते हैं, करेंट अफेयर का टॉपिक है, तो जरा इसके बारे में पढ़ लेंगे। अब हम सिमरी झील को देखते हैं। ये सहरसा डिस्ट्रिक्ट में है, सिमरी डिवीजन में, और यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे लेक्स हैं, उनको मिला के ये बना हुआ है। जैसे कि जमुनिया, सिरिया, कुमनी, गोबरा, ये सब लेक्स हैं, इनका कॉम्बिनेशन है, उसको सिमरी लेक कहते हैं। हॉर्स शू शेप में है, घोड़े के नाल के शेप में। अब आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो कांवर झील हम लोग देख रहे थे, इसके साउथ वेस्ट में पड़ेगा और जो कुशेश्वर स्थान लेक है वो इसके नॉर्थ वेस्ट में पड़ेगा। यानी नॉर्थ वेस्ट में ये कुशेश्वर स्थान हो गया, फिर सिमरी, और इसके बाद इसके साउथ वेस्ट में, मतलब यहाँ पे पड़ेगा कांवर।
ओके, अब हम गोगाबिल लेक की बात करते हैं। तो ये कहाँ पर है, तो मनिहारी सब डिवीजन जो है कटिहार डिस्ट्रिक्ट का, वहां पे लोकेटेड है। और इसको घोघा छाप या घोघा झील के भी नाम से जानते हैं। 5 स्क्वायर किलोमीटर में पसरा हुआ है और इसको मेनली बरसात का पानी मिलता है, साथ ही साथ महानंदा रिवर का भी वाटर इसको मिलता है गोगाबिल लेक को। इंपॉर्टेंट बात यह है कि गोगाबिल जो लेक है ये बिहार का पहला कम्युनिटी रिजर्व डिक्लेयर किया गया था। आने वाले आपके एग्जाम से इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 1 साल के करीब करीब का घटना है। 8 अगस्त को ये न्यूज छपी थी, वो भी वाइल्ड लाइफ के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट वेबसाइट है, उसका ये स्क्रीनशॉट मैंने आपके साथ शेयर किया है। वाइल्ड लाइफ इंटरनेशनल करके शायद नाम है उसका। ओके, अब हम बात करते हैं कुशेश्वर स्थान लेक की। कुशेश्वर ये दरभंगा डिस्ट्रिक्ट में है, 100 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में पसरा हुआ है और ये फेमस है फॉर वेरिड बायोडाइवर्सिटी। और ये अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलीजियस प्लेस भी है और ये मेन सेंटर है फिशिंग के लिए और ट्रेड के लिए। बात 1972 की है जब इसको एक बर्ड सेंचुरी डिक्लेयर किया गया बिहार का। जगतपुर झील है, भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, 400 हेक्टेयर में फैला हुआ है, जो कि सड़क मतलब कि कम होके गर्मियों के मौसम में मात्र 50 हेक्टेयर बच जाता है। बहुत तरीके के यहाँ बर्ड स्पीसीज आते हैं और प्रिजर्वेशन उनको मिला हुआ है, एक तरीके से संरक्षण मिला गया है लोकल लोगों के और सरकार के मदद से। एक उदयपुर लेक है, उदयपुर, ये राजस्थान वाले उदयपुर से कंफ्यूज नहीं होना है। इसको सरैया मान भी कहते हैं। ये वेस्ट चंपारण का एक बहुत इंपॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेस है, बहुत सारी माइग्रेटरी बर्ड्स भी इस लेक को आती हैं। अब हम यहाँ पर एक और लेक को देखते हैं जिसका नाम है मुछलिंडा लेक। ये महाबोधि टेम्पल से करीब 3 किलोमीटर साउथ में है। यहाँ एक गांव है जो मुछारिम गांव है, गया डिस्ट्रिक्ट में, और इसके ऊपर बहुत सारी पौराणिक कहानियां भी हैं। उनको छोड़ देते हैं, लेकिन आप पढ़ सकते हैं क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि मैं कुछ ऐसी बातों का जिक्र करूं जिसका कि कोई साक्ष्य नहीं हो, प्रॉपर एविडेंस ना हो। ओके, और गया का जब बात आ रहा है तो गया में एक वाटर बॉडी है, एक पॉन्ड है, उसको पढ़ लेते हैं। क्योंकि जो रेमन मैग्सेसे अवार्ड धारी हैं यानी राजेंद्र सिंह, जिनको कि पुरुष जल पुरुष भी कहते हैं, वाटरमैन राजेंद्र सिंह जो है, इन्होंने गया पॉन्ड को अडॉप्ट किया है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। और ये इस तरीके से न्यूज अक्टूबर 2019 की है कि वाटर कंजर्वेटिस्ट एंड मैग्सेसे अवार्ड विनर राजेंद्र सिंह हैज अडॉप्टेड। अब कौन सा पॉन्ड है, तो इसका नाम है रसालपुर पॉन्ड। ये याद कर लीजिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। रसालपुर पॉन्ड जो कि गया टाउन में आता है, इसके आउटस्कर्ट्स में, तो उसको इन्होंने अडॉप्ट कर लिया यानी गोद ले लिया है। अनुपम लेक, ये तो है कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंतर्गत। और ये जो करकट घाट और जो तेलहर वाटरफॉल मैंने दिखाया उसके काफी समीप में ये है और ये काफी रिच है फ्लोरा और फौना के रिजर्व्स के लिए, अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैंने भी इस वाटर बॉडी को देखा है, ये अपने आप में एक बहुत ही अनोखा एहसास है। अब हम यहाँ वेटलैंड्स की बात कर लेते हैं। तो वेटलैंड्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंस है इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये वैसे लैंड हैं जो कि हमेशा भीगे नहीं रहते हैं, हमेशा सूखे नहीं रहते हैं। ये 50-50 वाला इनका सीन होता है। और वाटर का पर्कुलेशन, बहुत तरीके के वाइल्ड लाइफ्स को, एक्वेटिक एनिमल्स को, बर्ड्स को ये कंजर्वेशन अपने आप में प्रदान करते हैं। स्वैम्पी वेजिटेशन पाई जाती है। और नेशनल वेटलैंड कंजर्वेशन प्रोग्राम जो है NWCP, इसके हिसाब से इंडिया में टोटल 115 वेटलैंड हैं, जिसमें से मात्र 3 जो है वो बिहार के झोली में आते हैं। उसमें से एक है कांवल या कोबर, जिसके बारे में हम लोग देखें कि इसको इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस मिल गया, रामसार साइट डिक्लेयर कर दिया गया। दूसरा है कुशेश्वर स्थान और तीसरा है वैशाली का बरैला। ये तीसरा बरैला है क्योंकि कुशेश्वर और कोबर को तो हमने देख लिया, तो ये तीसरा है बरैला, वैशाली में पड़ता है। यहाँ पर कुछ और वेटलैंड्स हैं जिनका रिकॉग्नाइजेशन है सच नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। जैसे ये कटिहार, और यहाँ पर हमने गोगाबिल देखा था, इसी का नाम है घोघा छाप, हमने देखा। यहाँ सहरसा में सिमरी, बख्तियारपुर, इसी तरीके से भगवा चौर, बोरा चौर, परवा मुरली चौर और मरदपुर चौर ये है। वेस्ट चंपारण में उदयपुर लेक और चैता चौर हम लोग देखे, चर्चा हुआ था इसका। मुजफ्फरपुर में भूषण मान, ब्रह्मपुरा मान और भारभुआ चौर। इस चंपारण में केसरिया चौर है। खगड़िया में मानसी चौर है। सारण में हरिया चौर है। वैशाली में रघुपुर वाटर बॉडी है वेटलैंड के तौर पर।
हॉट स्प्रिंग्स की अगर बात की जाए तो ये ऐसे वाटर बॉडी हैं जिनसे गर्म पानी निकलता है, इसको गर्म कुंड कहते हैं। बिहार में बहुत सारे हॉट स्प्रिंग्स हैं। इनका सोर्स क्या होता है, कई बार जहां से जिस रीजन से ये होके आते हैं वहां पर मतलब धरती का भूगर्भ जो है उससे हीट निकल रहा होता है और हीट की वजह से ये गर्म होते हैं। कई बार सल्फर के कंटेंट की वजह से ये गर्म होते हैं। तो ये ओपन एक्वीफर जो होते हैं, तो ऐसे पॉइंट से ये बाहर निकल रहे हैं और देखा जा सकता है। और यहाँ पर बहुत सारे हॉट स्प्रिंग्स हैं जिनका टेम्परेचर 30 डिग्री से लेकर 70 डिग्री सेल्सियस के बीच वेरी करता है। राजगीर में बहुत सारे पॉपुलर और हिस्टोरिकल हॉट स्प्रिंग हैं। इसमें आप देखेंगे तो सप्तधारा, सूर्य कुंड, मखदूम कुंड और नानक कुंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम चारों याद कर लीजिए। ब्रह्म कुंड जो है ये अनदर पॉपुलर हॉट स्प्रिंग है राजगीर में, और यहाँ तापमान तो 150 डिग्री सेल्सियस रहता है। ठीक है, ऑल द स्मग्स ऑफ राजगीर हैज अ टेम्परेचर मोर देन 70 डिग्री सेल्सियस, ये खास बात है। और यहाँ पर एक सिंह मुहा है, पहले उसमें नहा लेते हैं, वो कम गर्म रहता है। इसके बाद जो मेन कुंड है उसमें लोग नहाने का मतलब जो उनको डुबकी लगानी होती है लगाते हैं। मुंगेर जो है, मुंगेर में भी बहुत सारे हॉट स्प्रिंग्स हैं और यहाँ पर लिस्ट दी गई है। जैसे राजगीर के जो भी कुंड है इन्हें देख लिए। मुंगेर में लक्ष्मण कुंड, इसी तरीके से देखिए लक्ष्मण के नाम पर हो गया, इसी तरीके से राम के नाम पर तो रामेश्वर कुंड हो गया। यहाँ पर सीता कुंड नजर आ रहा है। गौतम बुद्ध को आप जानते हैं या कुछ भी ऐसा, या आप महाभारत के कैरेक्टर को देख लीजिए तो भीम बांध यहाँ पे है, ऋषि कुंड और गौमुख, ये सारे मुंगेर में हो गए। मुंगेर में आपको यहाँ पे जन्म कुंड नजर आता है, लक्ष्मीश्वर कुंड है, श्रीनगर कुंड है, इसी तरीके से भरारी कुंड है और पंचतर है। और गया में एक कुंड है जिसका नाम ही अग्नि और गया में एक कुंड है जिसका नाम है अगरी कुंड। अब देखिए, जैसे बैकग्राउंड में आपको बिहार का मैप नजर आ रहा है, और मेरा ये मानना है कि ये मैप आपके दिमाग में छपा होना चाहिए, आपके मोबाइल लैपटॉप की स्क्रीन पर बिल्कुल भी नहीं, ना ही आपके टेक्स्ट बुक में या आपके मेन कोर्स बुक में। दिमाग में छपा होना चाहिए, पता होना चाहिए कि बेतिया जो है नॉर्थ में है, मोतिहारी उसके साउथ में है, साउथ ईस्ट में है, इस तरीके से जानकारी होनी चाहिए। बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि सासाराम ईस्ट में है या औरंगाबाद वेस्ट में है, बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ पर पता होना चाहिए कि सासाराम ही वेस्ट में है, औरंगाबाद ईस्ट में है। मेरा ये कहने का मतलब है, क्योंकि जिस तरीके से पिछले सालों में बीपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है कि गंगा नदी किन किन कितने डिस्ट्रिक्ट्स को टच करती है, तो ये तभी हो पाएगा जब आपको पहले से मैप का क्लैरिटी है, डिस्ट्रिक्ट्स को आप जानते हैं और ये भी पता है कि गंगा नदी गुजरती कहां से है, तब आप एग्जाम हॉल में सोच सकते हैं। या पहले से याद करके रख लीजिए, कमिश्नरीज को बांट के देखिए किस कमिश्नरी में कौन सी नदी बहती है, इस तरीके से भी जरा सा सोचा जा सकता है। और जो बिहार राज्य है, यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको एक होमोजेनिटी नजर आता है लैंडस्केप में, पूरे तरीके से कह सकते हैं कि ये मैदानी भाग है, लेकिन कुछ कुछ जो नदियां हैं अलग अलग क्षेत्रों में बहती हैं और ये कहीं ना इरेगुलरिटी ला देती हैं। ठीक है, और यहाँ पर फिर वेरिएशंस होने लगते हैं लिविंग कंडीशंस में, और भी बहुत सारे जो फीचर्स हैं गुणों के हिसाब से। अब ये जो वेरिएशन है कैसा हो सकता है, तो ड्रेनेज सिस्टम में हो सकता है, अनइवन डिपोजिशन जो होता है क्ले का, सैंड का, इसके वजह से हो सकता है, जो फ्लड प्रोन इलाका है उसका एग्जिस्टेंस हो सकता है, जैसे उत्तरी बिहार वो खासकर फ्लड प्रोन है। मार्सी लैंड है, कहीं दलदली भूमि हो सकती है, कहीं झील हो सकता है, जैसे कि आप देखते हैं उत्तरी बिहार में मुजफ्फरपुर का क्षेत्र हो गया, या मधेपुरा, सहरसा, ये सब बहुत ज्यादा वहां पर गोखुर झील आपको नजर आता है। ठीक है, तो इस तरीके से अलग अलग जियोग्राफिकल रीजन्स बन जाते हैं, देखने में मोर और लेस होमोजीनियस लगता है, लेकिन जब आप ग्राउंड लेवल पर जाकर देखते हैं डिफरेंसेज नजर आती हैं। और बात अगर नॉर्थ बिहार और साउथ बिहार के रिवर्स की कर लें, तो ये डिफर करते हैं इरोजनल और डिपोजिशनल कैरेक्टर में। ठीक है, तो ये आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि नॉर्थ बिहार की नदियां हैं वो डिपोजिशन बहुत ज्यादा लाती हैं, उनके पास बहुत ज्यादा सिल्ट है, और वो कहीं ना कहीं बाढ़ का एक वजह भी बनता है, मेजर फ्लड का कॉज होता है। अब जो एरिया है नॉर्थ और साउथ बिहार का, तो आप देखेंगे कि ये फर्टाइल एलुवियल प्लेन है, क्योंकि बहुत सारी नदियां हैं नॉर्थ बिहार में भी, साउथ बिहार में भी। हालांकि जो नॉर्थ बिहार है वो कैसे अलग है, तो वो फ्लड प्रोन एरिया है, जबकि जो साउथ बिहार है वो ड्रॉट से परेशान है। और लो लाइंग एरिया जो है ये डिफरेंट अलग अलग नेचर के हैं जरा। और अगर आप नॉर्थ बिहार को भी स्पेसिफिक देखें, तो जो वहां का पश्चिमी क्षेत्र है, यानी ये चंपारण और सीतामढ़ी शिवहर, ये वाला जो क्षेत्र है जहां मैं अभी डिमार्केट कर रहा हूं, तो यहाँ पर जो आप देखेंगे तराई का क्षेत्र है। अब तराई आप समझते हैं ना,
चलिए नहीं तो मैं समझा देता हूं। जैसे कि ये हिमाद्री है, उसके नीचे हिमाचल और ये शिवालिक का रेंज है। ये तो आप समझ गया कि 3 अलग अलग रेंज है हिमालय के। इसके बाद आपको क्या नजर आता है, ऐसे स्टोन्स नजर आते हैं, भब्बर का जो क्षेत्र कहलाता है। और फिर यहाँ पर कहीं ना कहीं स्टोन्स में जो है नदियां छुप जाती हैं, अंदर अंडरग्राउंड बहने लगती हैं। और इसके बाद वापिस से जो दलदली भूमि होती है, फाइन क्ले वाली रीजन, मार्सी लैंड, जहां पर कि ये जो नदियां हैं वापिस से उनका कह लें कि शुरुआत होता है, वो नजर आती हैं। और ये काफी दलदला भूमि है, दलदली क्षेत्र है, इसी को तराई कहते हैं। और इसके बाद आपको इस तरीके से भब्बर और फिर खादर जमीन नजर आता है, सॉरी भांगर और खादर। ये भब्बर है, हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक, भाभर, तराई, बांगर, और ये बांगर और ये खादर। और फिर यहाँ पर ये नदी का अभी जो प्रेजेंट चैनल है, इस तरीके से आपको पता होना चाहिए, दिमाग में होना चाहिए। यानी जो तराई का क्षेत्र है, यानी कि फुट हिल्स ऑफ शिवालिक जो है, नेपाल का हिस्सा और बिहार का ये जो नॉर्दर्न मोस्ट रीजन है, उत्तर प्रदेश का जो रीजन है, वो सब तराई के अंतर्गत आता है। वाल्मीकि अभ्यारण्य है, या फिर जो लखीमपुर खीरी जो है उत्तर प्रदेश में, वो भी तराई क्षेत्र में आते हैं। ठीक है। और ये तरीके से आप देखेंगे कि अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो कि बिल्कुल अलग हैं, जो वास्ट एलुवियल प्लेन्स हैं उनसे बिल्कुल अलग है। इसी तरीके से जो साउथ वेस्टर्न और साउदर्न मार्जिन है बिहार का, यहाँ पर आप देखेंगे कि कंट्रास्ट लैंड फीचर्स हैं, और यहाँ पर सोशियो इकोनॉमिक एट्रीब्यूट्स भी अलग हैं। कई बार आप देखेंगे कि ये सब जो क्षेत्र है कहीं ना कहीं लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म से भी प्रभावित है। और मेरा ये मानना है कि इसमें एक जियोग्राफी का भी मेजर रोल है। आगे बढ़ते हैं और हम सबसे पहले क्लासिफाई करते हैं बिहार को, और बिहार को हम बांटेंगे 4 रीजन्स में। ठीक है। अब यहाँ पर आप देखेंगे जो 2 डिविजन्स हैं उनको सब डिवाइड करेंगे। और वैसे अगर कह लें कि अगर हम नॉर्थ बिहार को समझना चाहें, तो सबसे पहले हिल्ली और तराई एरिया जो नॉर्थ वेस्ट का है, यानी इस रीजन की मैं बात कर रहा हूं, ऐसे आप समझ लीजिए। फिर नॉर्थ वेस्ट का बिहार, यानी सारण, गोपालगंज का ये जो क्षेत्र हो गया। फिर नॉर्थ सेंट्रल बिहार, यानी नॉर्थ यानी गंगा नदी के उत्तर में, और सेंट्रल यानी मध्यवर्ती भाग। और फिर नॉर्थ ईस्टर्न प्लेन्स। तो इस तरीके से बिहार के उत्तरी भाग को भी 4 हिस्सों में बांट के आप देख सकते हैं। और जब साउथ बिहार की बात होगी, तो साउथ वेस्ट और साउथ ईस्ट बिहार में आप बांट लीजिए। ऐसे साउथ बिहार जो है ना, इसको बांट लीजिए, ये वेस्ट हो गया, ये ईस्ट हो गया, और आपको इसका डिफरेंस पता होना चाहिए। अब यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए कि हाँ ये साहब यहाँ पे कैमूर हिल्स हैं, यहाँ राजगीर हिल्स हैं, यहाँ पर जमुई का बेसिन है, राजमहल हिल्स का क्षेत्र है, ये खड़गपुर हिल्स का रीजन है। तो ऐसे डिफरेंसेस पता होनी चाहिए। यहाँ पर बेतिया प्लेन किसे कहते हैं, सारण प्लेन किसे कहते हैं, मोतिहारी प्लेन, मधुबनी प्लेन, सहरसा प्लेन, धर्मपुर प्लेन, अररिया प्लेन, ये डिस्ट्रिक्ट्स के नाम पर जो है तो काफी आसान होते हैं याद रखना, लेकिन सब कुछ याद होना चाहिए। और मैं मानता हूं कि आपको ये याद होना ही चाहिए। अब देखिए 2 प्रोफेसर हैं, उनमें से एक है लेट प्रोफेसर आरपी सिंह और एक अनिल कुमार जो हैं, इन्होंने बिहार को अपने हिसाब से डिवाइड किया था फिजिकल और कल्चरल एट्रीब्यूट्स के हिसाब से। और जो नेचुरल डिवीजन है जो कि उन्होंने सजेस्ट किया था, यहाँ पर गुड कंसिडरेशन नदियों का लिया गया था। तो कई बार आपसे पूछ सकते हैं कि वैसे मुझे चांसेस कम लगते हैं फिर भी, कि नदियों के हिसाब से बिहार को डिवाइड करने वाले 2 जियोग्राफर्स का नाम, तो एक आरपी सिंह है और एक है अनिल कुमार। अब इन्होंने नॉर्थ बिहार को फिर ऐसे बांट दिया, तराई का क्षेत्र। तराई मैंने आपको समझा दिया कहाँ का रीजन होता है, ये वाली जो रीजन है तराई का जो क्षेत्र है। ठीक है। इसके बाद घाघरा और गंडक का द्वाब। द्वाब, अब इस वर्ड को हम तोड़ के देखते हैं। ठीक है। 2 प्लस आब, 2 का मतलब हो गया 2, और आब का मतलब होता है वाटर, और वाटर का मतलब होता है रिवर। ठीक है। यानी लैंड बिटवीन 2 रिवर्स इज नोन एज द्वाब। देखिए बहुत सिंपल सा वर्ड है, द्वाब आप कहते हैं पानी को। और तो घाघरा, आप देख पा रहे हैं कि ये घाघरा नदी है और ये गंडक नदी है। अब दोनों नदियों के बीच में जो ये जमीन है, जो हिस्सा है, काफी फर्टाइल होगा, और इसी को द्वाब कहते हैं। देखिए आप बहुत बार इन वर्ड यूज होता है, जैसे पंजाब। ठीक है, इसमें भी आपको ये आब नजर आ रहा है। ठीक है, पंजाब लिखते हैं ना ऐसे, यानी कि 5 हो गया पंच, और आप मतलब वाटर, मतलब कि लैंड ऑफ 5 रिवर्स पंजाब कहलाता है। ऐसे आपको समझना पड़ेगा। इसी तरीके से जो गंडक काला रीजन है, अब ये गंडक से लेके ये काला इधर तक का जो क्षेत्र है ये कहलाएगा, जो सेंट्रल बिहार, सेंट्रल नॉर्थ बिहार भी कहलाता है। और फिर बात होती है कोसी के प्लेन की। ये जो हिस्सा है जो मैंने अभी घेर दिया है, वो कोसी का रीजन है, आप सभी जानते हैं।
इसी तरीके के उन्होंने साउथ बिहार को भी बांटा है। फ्लड प्रोन एरिया जो है गंगा का, यहाँ पर आप देखेंगे कि गंगा आपको कहीं कहीं बहुत ज्यादा चौड़ी नजर आती है, तो उसका फ्लड रीजन है। और कई बार जो ये आरा डिस्ट्रिक्ट है, मतलब भोजपुर डिस्ट्रिक्ट है, अब इसमें जो गांगी का क्षेत्र है वो भी कभी बार फ्लड के चपेट में आ जाता है। और ये छपरा का जो रीजन है, मतलब वो वाला भी क्षेत्र कभी बार गंगा के वजह से भी चपेट में आ जाता है। तो फ्लड प्रोन एरिया ऑफ गंगा और भी क्षेत्र है। इसी तरीके से ताल यानी कि ये लोलैंड होता है। अब करमनसा सोन डिवाइड, अब यहाँ पर आप जानते हैं कि ये बिहार और यूपी के बीच में ये जो नदी बॉर्डर बनाती है वो क्या है, करमनासा नदी, और ये है सोन नदी। तो इनका जो डिवाइड का क्षेत्र है वो हो गया। इसी तरीके से फल्गु और क्यूल का डिवाइड, तो यहाँ पे फल्गु नदी नजर आ रही है और यहाँ पर आपको एक क्यूल नदी नजर आती है। और इसी तरीके से चांद और चौर का रीजन होता है। जैसे चौर का रीजन अभी हम आगे समझेंगे। इसके साथ साथ यहाँ पर दो हिली रीजन है, रोहतास के हिल्स जो इस क्षेत्र में है, और एक इसी तरीके से इस क्षेत्र में खड़गपुर का हिल मैंने आपको दिखाया था। इतना क्लैरिटी रहना चाहिए दिमाग में हमेशा। अब देखिए जो ये कोसी का प्लेन है, ये अपने आप में एक बहुत ही खास ज्योग्राफिकल डिवीजन है उत्तर बिहार में, जो कि ईस्ट रीजन में लोकेटेड है बिहार के, ईस्ट ऑफ कोसी रिवर, नॉर्थ ऑफ रिवर गंगा। मतलब आप कॉर्नर करके बता पाएंगे कि ये जो कोसी नदी है इसके पूरब में और गंगा नदी के नॉर्थ में, यानी ये वाला जो क्षेत्र है इसी को कहते हैं कोसी का प्लेन। आपको पूछ सकते हैं कि कोसी का प्लेन क्या कहलाएगा, और कौन से डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, याद कर लीजिए, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा और कुछ हिस्सा अररिया, पूर्णिया और खगड़िया का। यानी 3 डिस्ट्रिक्ट जो पूरे तरीके से आते हैं, तो सहरसा, सुपौल, मधेपुरा और अररिया, पूर्णिया और खगड़िया, 6 डिस्ट्रिक्ट जरूर आप जान लीजिए। लेकिन अगर आप देखेंगे कि सही ढंग से अगर एनालाइज किया जाए, तो कोसी प्लेन जो है इसको कंप्राइज किया गया है ओनली द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ सहरसा, सुपौल एंड मधेपुरा। इसी को कोसी डिवीजन कहते हैं। जो बिहार 9 डिविजन में बटा है ना, तो जो पूरे तरीके से 3 डिस्ट्रिक्ट्स आएंगे जिसको कोसी डिवीजन भी कहा जाता है, कोसी प्लेन में पूरे तरीके से आता है, तो उसमें आपको सहरसा, सुपौल और मधेपुरा बताना है। अब देखिए जो ये मैदानी भाग है, यहाँ पर एक देखेंगे कि होमोजिनिटी नजर आती है ज्योग्राफिकल, सोशल और इकोनॉमिकल और कल्चरल एट्रीब्यूट्स में। और यहाँ पर देखेंगे कि इसके उत्तर में नेपाल है, ठीक, साउथ में आपको खगड़िया डिस्ट्रिक्ट नजर आता है, पूरब में पूर्णिया है, और वेस्ट में अगर देखें, पश्चिम में देखें तो दरभंगा और मधुबनी का क्षेत्र है। वापिस से मैं मैप पर आपको ले चलूंगा और इन चीजों को दिखा दूंगा। और ये जो कोसी का प्लेन है, अगर आप सही ढंग से समझें तो यहाँ मोनोटोनी है एलुवियल डिपोजिट्स का, ये भी आपको पता होना चाहिए। मोस्ट फर्टाइल जो सॉइल होता है, और जो ये रिवर कोसी है इन इट्स वेरियस कोर्स फॉर नेचुरल डोमिनेंट ऑफ द होल प्लेन। और आप देखेंगे कि ये जो प्ले ग्राउंड है रिवर कोसी का, यहाँ प्ले ग्राउंड कहा गया है क्योंकि ये कोसी जो है ना, लगता है कि उलट पुलट कर रही है, यहाँ पर इधर कभी मुड़ गए कभी उधर मुड़ गए। तो ये वेल डिवाइड मतलब डिफाइंड रीजन है जहां पर कि इंटरनल होमोजेनिटी है बहुत सारे पहलुओं पर, बहुत सारे एस्पेक्ट्स पर, जैसे कि यहाँ फ्लड का फ्रीक्वेंट अकरेंस और जो रिवर का चैनल शिफ्ट होते रहता है। और इस वजह से यहाँ पर खादर सॉइल बहुत ज्यादा है। खादर यानी कि खाद, खाद मतलब हिंदी में जिसको फर्टिलाइजर कहते हैं। तो ये फर्टाइल जो सॉइल होता है, जो न्यू एलुवियम होता है, और ओल्ड एलुवियम को वांगर कहते हैं। लेकिन आपको जो याद रखना पड़ेगा कि जो कोसी डिवीजन है वो खादर मिट्टी के लिए जाना जाता है। अब देखें कि ये जो मैदानी भाग है यहाँ का, ये फ्लैट लेवल है, और यहाँ पर देखेंगे कि किसी भी तरीके का अवरुद्ध नहीं नजर आता है, अनइंटरप्टेड है, किसी तरीके का ब्रेक नहीं नजर आता है। जो भी ब्रेक्स हैं वहां पर एलुवियल अपलैंड्स हैं और कुछ रिवर साइड लेवीज हैं। आगे हम पिक्चर देखेंगे इन चीजों की। और जो शिफ्टिंग नेचर है रिवर का, ये कहीं ना कहीं मदद करता है लेवलिंग करने में। यानी कि मानते हैं कि पहले यहाँ नदी है, अब ये मैदानी भाग है, ये उठा हुआ फ्लड प्लेन है, रिवर अपना कोर्स चेंज करके अब इधर से इधर आ गई, ठीक है। तो ये वाला पूरा जो रीजन है इसको लेबल कर दी ना, और ये धीरे धीरे भर जाएगा। जो ये अबॉन्डेड रिवर चैनल है, तो ये पूरा एक फिक्स लेबल फ्रंट बन गया ना। यही चीज समझाने की कोशिश की गई है। और ये जो प्लेन है एग्जिबिट्स अ जनरल स्लोप फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट, और यहाँ पर जो ग्रेडियंट है स्लाइटली अबव 1 फुट पर माइल है, यानी बहुत कम ग्रेडियंट है, वो पता भी ना चले इतना। अब देखिए यहाँ पर मैं कुछ कोटेशंस यूज कर रहा हूँ, पोएम के कुछ लाइंस हैं जो उत्तर बिहार के लोग, कोसी क्षेत्र के लोग काफी बोला करते हैं कि हरल भरल चाल बाग बगीचा, यानी कि ये पूरा ग्रीनरी है, हर जगह हरी भरी खेतें नजर आती हैं, चाल बाग बगीचा सब कुछ एकदम नर्चर्ड है, फ्लरिश्ड है। और सोना कटोरा खेत, यानी कि जो खेत है ना, ये सोना का कटोरा है, यानी इससे जो प्रोडक्शन हो रहा है वो काफी इनरिच्ड है और लोगों को प्रॉस्परस बनाता है।
देख देख मोरी आफत ई हई, कि देख देख कर मुझे अब टेंशन हो रही है, आफत सी लग रही है, सबरे बालू के ढेर। यानी जब फ्लड आता है तो पूरा का जो पूरा रीजन है बालू से भर जाता है। इसी बात को लिखा गया है। यहाँ पर देखेंगे कि ऑर्चर्ड्स फुल्स ऑफ ग्रीनरी, फील्ड्स अ बाउल ऑफ गोल्ड, इन नो टाइम टू माई मिसफॉर्चून ऑल टर्न इनटू हिप्स ऑफ सैंड। यानी बाढ़ जब आया तो पूरे तरीके से बालू बालू से पूरे क्षेत्र को भर देता है। तो इसी बात को बताया गया है। अब जो यहाँ पर अपलैंड्स है, कहीं पर अपलैंड है जो ऊंचा क्षेत्र है जो डूबता नहीं है, और जो डूब जाता है लोलैंड है। तो जो अपलैंड ट्रैक्स हैं ये कभी भी लेबल नहीं होते हैं फ्लडेड होने के लिए, नदियों के द्वारा जो फ्लड लाए जाते हैं। साथ ही ये जो अपलैंड ट्रैक्स हैं, यहाँ पर आप देखेंगे कि नंबर ऑफ प्रोनाउंस्ड डिप्रेशंस हैं इसके अलावे, जैसे ये इनको झील कहा जाता है, कॉमन वर्ड है झील, ठीक है। या फिर झील नहीं है, लेक्स नहीं है, तो कीचड़ वाले क्षेत्र ही है, कादो कीचड़ मार्सेज है, मैदानी भाग में ही ऐसे देखे जाते हैं। और ऐसे जो डिप्रेशंस हैं बहुत ज्यादा नजर आते हैं वेस्टर्न पार्ट ऑफ प्लेन्स में और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ सहरसा डिस्ट्रिक्ट में। तो सहरसा डिस्ट्रिक्ट में इस तरीके के झील काफी हैं, और ये जो लोलैंड है काफी सुटेबल है अगर धन खेती करनी होती है। और इसको कई बार धनहर क्षेत्र भी कहते हैं। देखिए धान यानी पैडी, और हर मतलब उसके लिए मतलब धनहर, ये भोजपुरी मधुबनी का जो क्षेत्र है हर जगह इस तरीके का वर्ड यूज किया जाता है। कोसी क्षेत्र में धनहर लैंड कहा जाता है। अब यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि ये जो नदियां हैं अलोंग विथ स्ट्रीम्स, या जो इनके डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं, जो झील हैं, जो मार्सेज हैं, कीचड़ हैं, ये प्रिंसिपल ड्रेनेज फीचर्स हैं कोसी प्लेन के। ये इनको काफी अलग बनाते हैं और ये आपको हमेशा पता होना चाहिए। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स है वाटर का वो है रिवर कोसी, जो पूरे प्लेन का एक तरीके से नर्चरिंग करती है। और कोसी नदी जो है एक तरीके की एंटीसीडेंट रिवर है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपसे प्रीलिम्स में भी पूछ सकते हैं। एंटीसीडेंट नदियां क्या होती हैं, आप यहाँ पर समझने की कोशिश करिए, मैं यहाँ पर जूम कर रहा हूँ। ओके, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर आपको नजर आ रहा है कि एक मैदानी भाग है करीब करीब, और यहाँ पर नदी बह रही है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि पहाड़ का जेनेसिस हो जाता है, ओरोजेनेसिस हो जाता है, यानी पहाड़ का निर्माण हो जाता है। लेकिन जो रिवर है अपना है ना, ट्रैक नहीं बदलती है, पहाड़ को काट के इस तरीके से और फिर बहते आ जाती है। तो हिमालय जो है उसको काट के न जाने कितनी नदियां इंडिया में आती हैं, जैसे कि इंडस है, ब्रह्मपुत्रा है, कोसी है, और इनको कहते हैं एंटीसीडेंट रिवर्स। और जहां ये काट कर आती हैं उस क्षेत्र को कहते हैं कि ये वाटर गैप है, वाटर गैप है, ठीक है। तो कोसी एक एंटीसीडेंट रिवर है, ये पता होना चाहिए। और यहाँ बताया गया है वाटर गैप्स थ्रू व्हिच रेजिस्टेंट रीजन इन द रीजन व्हिच एंटीसीडेंट ड्रेनेज where the river course was established over a pre-existing erosion surface। खैर इस बात को मुझे जो समझाना था मैंने आपको समझा दिया, और मैं आशा करता हूं कि आप इस बात को काफी भली भांति समझ भी चुके होंगे। अब ये काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर मैं 3-4 स्टार बना देता हूं ताकि आप इसके गंभीरता को समझ सकें। ये जो कैचमेंट क्षेत्र है, नदी का जो बेसिन है, यहाँ पर डेंड्रेटिक यानी कि पेड़ के जैसा ड्रेनेज पैटर्न नजर आता है। जैसे कि पेड़ की बहुत सारी शाखाएं होती हैं, आप देखेंगे कि बहुत सारे जो स्ट्रीम्स हैं वो आके हेड वाटर में मर्ज होते हैं, एक ट्री का स्ट्रक्चर देते हैं। और जो नदियों के पास जाके इनका माउथ होता है गंगा के पास, वहां पे डेल्टेक पैटर्न भी नजर आता है, ये पता होना चाहिए। और यहाँ पर देखेंगे कि 3 जो ट्रिब्यूटरीज हैं कोसी की, ठीक है, सुन कोसी, अरुण कोसी और तमूर कोसी, ये कहां पर मिलती है, त्रिवेणी। तो ये देखिए त्रि मतलब 3 होता है और बेनी मतलब रिवर सिग्निफाई किया जा रहा है किसी भी भाषा में। और इस तरीके से वो आगे चल के सप्त कोसी बनती है, यानी टोटल 7 हेड वाटर्स होते हैं। सातों के हम नाम देख लेते हैं। सबसे पहले इंद्रवती, सुन कोसी, तोमार कोसी या तोमा कोसी कहते हैं, ये सॉरी इसको तोमा ही कहते हैं, लिचुन कोसी, दूध कोसी, अरुण कोसी और तोमार कोसी। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है तो आप इंद्रावती, सोन को याद रखते हैं, दूध को, अरुण को और तोमार को। तोमा और लिचुन इनको भी क्यों छोड़ना, ये 5 और 2 7 हो गए ना, तो 7 का मतलब हो गया सप्त और कोसी यानी हेड वाटर्स हैं। तो ये सब मिलते हैं जो कि, लेकिन जो 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं यानी कि सुन, अरुण और तमूर, ये जहां मिलते हैं उसको त्रिवेणी संगम कहते हैं, ठीक।
अब यहाँ पर दिखाया भी क्या है, आप इसको देख पा रहे होंगे, हालांकि जो इमेज है वो जरा ब्लर्ड है, लेकिन आप समझ पा रहे हैं कि यहाँ पर अरुण को दिखाया गया है, यहाँ तमोर को दिखाया गया है, और इस तरीके से यहाँ सुन कोसी आ रही है। जो तीनों मिल जाती हैं तो ये जगह हो गया त्रिवेणी। लेकिन ये पूरा जो सुन कोसी है, ये इधर से बहुत कुछ लेकर अपने साथ आ रही है। जैसे इसमें दूध कोसी, ये लिखू नजर आ रहा है आपको, और यहाँ पर ये सुन कोसी का हेड वाटर है, यहाँ तमो जो है, तमको भी कहते हैं इसको। इस तरीके से इधर से टोटल कह लें कि 5 स्ट्रीम्स और इधर से 2 स्ट्रीम्स, 7। तो इसी से कह दिए इसको कि सप्त कोसी हो गई, और ये इंडिया में इंटर करती है नेपाल से होते। लेकिन कई बार अरुण को भी हेड वाटर माना जाता है, लेकिन ये सब कुछ आपको मैं यहाँ नहीं बता रहा हूं, मैं यहाँ कुछ और बताने की कोशिश कर रहा हूं, और मेरा समझ है कि आप इसको समझ पा रहे हैं। यहाँ पर भी इस चीज को दिखाया गया है कि किस तरीके से ये नदी इंडिया में इंटर कर रही है, और ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र को बताया जा रहा है इस मैप के मदद से। और यहाँ पर ये कोर्स देखिए, यहाँ पर कई सारे नदियां नजर आ रही हैं, लेकिन सारी कोसी नहीं है। ये अपना ट्रैक जो है बदलते रहती है, समय के साथ कोर्स बदलते रहती है, ईस्टवार्ड वेस्टवार्ड। और देखिए जो चेंज है कोर्स में नदी का, 1736 से लेकर 1950 तक देखा जाए तो कई बार यहाँ ट्रैक चेंज हुआ है, 8 बार कम से कम, इन 34 सालों में, 53 सालों में, 33 सालों में, फिर 27, 24, 15, 11, और एक बार तो 7 ही साल में ट्रैक चेंज की। और जब ट्रैक चेंज करती है कोसी, भर भर के बाढ़ आते हैं। तो पहले का जो कोर्स है वो काफी वेस्टवार्ड था, और जो नई कोर्स है वो काफी ईस्टवर्ड आ गई है। अभी के लिए माना जाता है कि कुर्सेला जो जगह है, मतलब कि ये कटिहार का क्षेत्र, वहीं पर कोसी गंगा नदी में मिलती है। अब यहाँ पर बताया गया है कि पर ईयर कितना मोबिलिटी होता है माइल्स में। कभी कभी देखिएगा कि एक साल में 1.60 माइल्स तक भी ये नदी शिफ्ट की है। कितना गजब का फिगर है ना। अब यहाँ पर अबॉन्डेड चैनल्स को देखिए। अबॉन्ड का मतलब क्या होता है? छोड़ देना। कहते हैं ना अबॉन्डेड चाइल्ड या अबॉन्डेड फैमिली, ऐसा यानी जिसको छोड़ दिया गया है, जिसका कोई देखरेख करने वाला नहीं है। वैसे ही यहाँ पर नदियों की ये ट्रैक्स हैं, ये सैटेलाइट इमेज है और बता रही है कि किस तरीके से 1760-70 का दौर था जब नदी यहाँ बहती थी, और फिर ये शिफ्ट होते होते देखिए यहाँ से कितनी सारी अलग अलग चैनल्स बना के बाद में 1923 के दौर में यहाँ पहुंच जाती है। और फिर डबल लाइन से 2009 को दिखाया गया है। याद करिए 2009 का फेज, जब 2008 में बहुत भयंकर वहां पर कह लेते हैं कि फ्लडिंग हुई थी। वापिस से आप देखेंगे कि ये नदी वापिस यहीं आके गंगा नदी में मर्ज हो जा रही है, और इस तरीके से ये जो पूरा हिसाब है चलते रहता है। तो देखिए जो 1789 का दौर था, तो यहाँ पर जो रिवर कोसी है ये बहती थी नियर पूर्णिया टाउन। यहाँ पर पूर्णिया टाउन है, आप देख पा रहे हैं, यहाँ बहती थी 1789-90 में। और 225 सालों के बाद ये 125 किलोमीटर पश्चिम के तरफ शिफ्ट हो जाती है। ठीक है। और यहाँ पर करीब 60 अबॉन्डेड कोर्सेज हैं, बट सम ऑफ देम आर फिल्ड विद सेडिमेंट्स एंड द रिमेनिंग आर इन द फॉर्म ऑफ ओल्ड कोर्सेज। तो यहाँ पर कुछ कुछ ओल्ड कोर्सेज हैं, कुछ में सेडिमेंट्स भर गया है। और देखिए ये कुछ भी स्टेशनरी नहीं है, कभी इधर जाना है कभी इधर जाना है, और ये रास्ता अपना न्यू कोर्स ओल्ड कोर्स चेंज करते रहता है। ये आपको समझ आ गया। अब ध्यान देना होगा आपको, यह मैं इमेज के नजर से मदद से समझाना चाह रहा हूं। जैसे ये देखिए, ये रिवर का कोर्स पता चल रहा है कि ये सांप की तरह है, ये मेंडरिंग कर रही है नदी, लेकिन इसमें वाटर नहीं नजर आ रहा है। अगर वाटर होता तो ऐसा डार्क कलर का दिखता। तो अब क्या है कि ये सेडिमेंट से भर गया है ट्रैक, और इसी को कहते हैं अबॉन्डेड कोर्स। हालांकि ये कोसी नदी नहीं है, ये बस मैंने रिप्रेजेंटेशन के पर्पस के लिए यूज कर रखा है। अब वाटर लॉगिंग भी एक समस्या है। जैसे कि देखिए ये बॉन्डेड चैनल हो गया और यहाँ पर पानी भरे रह गया, ये लॉगिंग हो जाएगा ना पानी, तो ये वाटर लॉगिंग होता है यहाँ पर। और ये देखिएगा कि यहाँ पर ये कई तरीके के होते हैं, कहीं इसको चौर कहते हैं, जैसे चौतरवा चौर वगैरह नाम है ना। चौर मतलब वाटर लॉग्ड रीजन हो गया, कहीं झील भी कहते हैं, कहीं अनीमिया कह लेते हैं। ये बीमारी मत समझ लीजिएगा आयरन की डिफिशियंसी वाली, एनीमिया नहीं कहते हैं, अनीमिया कहते हैं। ठीक है। इनमें से देखेंगे जो नेमा है और जो चेर है, ये सूख जाते हैं गर्मियों में। नेमा और चेर जो है सूख जाते हैं, चौर चेर जो कह लीजिए। और ये जो फीचर्स हैं ये पाए जाते हैं पूर्णिया, कटिहार, खगड़िया, मधेपुरा और सहरसा के क्षेत्र में। ठीक है। यानी नेमा जो है सूख जाती है, लेकिन जो झील होती है नहीं सूखती है। जब ड्रेनेज की बात करें तो यहाँ पर जो ये रिवर है जो मैदानी भाग बनाती है, मैदानी भाग से बहती है, मेन नदी तो कोसी आप समझ गए, ये जो पूरा क्षेत्र हो गया। ठीक है। अदर जो रिवर्स है, महानंदा है, परमार है, पेनार है, कमला, धार, सोरा, बानभोग, काली कोसी, सुसर और घाघरा। अब उस समय याद करिए जब मैं गंडक के साथ काला कहा था मैंने, तो ये काली कोसी को काला भी कहते हैं, यही बात मैं उस समय
नहीं बता रहा था, क्योंकि मैं सोच रहा था कि आपको जहां लिखित तौर पे दिखे वहीं बता दूंगा, ठीक है। और महानदी और जो कंकई नदियां हैं, शुरू में ये नॉर्थ से साउथ वेस्ट डायरेक्शन में चलती हैं, लेकिन आगे चल के मतलब कटिहार में आप देखेंगे कि अपना डायरेक्शन चेंज कर लेती हैं नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट की तरफ। देखिए यहाँ पे ये महानंदा नदी जो है यहाँ पर इधर आ रही है और फिर इधर, तो इसका डायरेक्शन जो है चेंज हो जाता है। और गंगा जो है आप देखेंगे फ्लो करती है वेस्ट से ईस्ट में, इसमें तो कोई शक नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर कई तरीके के लैंडस्केप्स डेवलप होते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है मेंडरिंग। मेंडरिंग का यानी सांप की तरह नदियों का चलना, क्योंकि यहाँ लेस स्लोप होता है और एडिक्वेट यहाँ पर सिल्ट का डिपोजिशन होता है, तो कई सारे मेंडर्स नजर आते हैं पूर्णिया, कटिहार, सहरसा, मधेपुरा और खगड़िया डिस्ट्रिक्ट्स में। अगर अगर पूर्णिया के अगर पास देखें तो जो ओल्ड कोर्स है, जिसको कि सेवरा नदी के नाम से जानते हैं, ये मेंडरिंग करती हुई नजर आती है। ओल्ड कोर्स है सेवरा। अभी देख के लिए कहें कि जो कटिहार है और जो वहां पर एक पुल है जिसको समा ब्रिज कहते हैं, कारीकोसी, ये सब जो क्षेत्र है सारे के सारे मेंडरिंग के ही कोर्सेज हैं। अब गोखुर झील, ऑक्सबो लेक, देखिए होता क्या है, जैसे कि ये नदी ऐसे मेंडरिंग कर रही है, ठीक है। दो लाइन से मैं बताऊंगा तब आपको नदी की जैसे चौड़ाई का भी अनुमान लगेगा, ठीक है। लेकिन एक बार को नदी अपना ट्रैक बदल लेती है और यहां से अब ये नदी जो है ना कह रही है कि नहीं, अब मैं अपना रास्ता खुद बनाऊंगी और यहां से मैं खुद इधर चली जाऊंगी, इस तरीके से। ओके, अब ये वाला जो रीजन है ये तो डिस्कनेक्ट हो गया ना, अब ये पूरे तरीके से अलग हो गया वहां से। और जब ये एक बार को अलग हो गया तो आप देखेंगे कि यहाँ पानी जो रह गया वो एक्युमुलेटेड हो गया, इसी में गैदर रह गया और इस तरीके से ये झील का रूप ले लेता है, झील का यहाँ निर्माण हो जाता है। जैसे चलिए मैं आपको थोड़ा पीछे ले चल रहा हूं, जैसे यहाँ पर ये जो वाटर एक्युमुलेटेड है और यू शेप में है, इसी को गोखुर झील कहते हैं, ऑक्सबो लेक कहते हैं। यहाँ पर भी आपको इस तरीके का कुछ रिप्रेजेंटेशन नजर आ रहा है, यानी मेंडरिंग से ही ऑक्सबो लेक का निर्माण होता है। ये सारे के सारे ऑक्सबो लेक आपको यहाँ पर अब नजर आने लगे होंगे। मुजफ्फरपुर वगैरह के क्षेत्र में बहुत सारे ऑक्सबो लेक हैं और एनसीईआरटी क्लास 11 में ऑक्सबो के लिए मुजफ्फरपुर का ही सैटेलाइट व्यू दिखाया गया, ठीक है। और ये जो क्षेत्र है, जो ये ऑक्सबो लेक्स होते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है, मखाना क्षेत्र है ये, साथ ही साथ मछली का भी यहाँ पर प्रोडक्शन अच्छा खासा होता है, पुरैनी लीव्स और फ्लावर्स का भी होता है। यहाँ पर जो ये ऑक्सबो लेक्स हैं कहां पर आपको नजर आएंगे, तो कुछ नदियां हैं जैसे कि कमलाधार, कारी, चिलौर का और तिलाबे। अब ये सारे नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आप उत्तर बिहार और कोसी डिवीजन के हैं तो आपको ये नाम तो ऑब्वियसली याद होंगे। अब यहाँ पर जो सूख जाता है, जो चौर कहलाता है, जो गर्मियों में सूख जाता है, ये झील जो दलदली भूमि, इसको नीमा कहते हैं कोसी क्षेत्र में, और ये लोलैंड होता है, वेटलैंड होता है, और एक तरीके से ये वाटर लॉग रहता है रेनी सीजन, ठीक है। और ये बोरो पैटी के फिश के लिए और मखाना के लिए बहुत बढ़िया होता है। जो आप पिक्चर देख रहे हैं ये गोगा बिल झील है, गोगा बिल लेक है, जो कि कटिहार में है और ये बिहार का पहला यानी कि फर्स्ट कम्युनिटी रिजर्व है, ये आपको याद रहना चाहिए। बिहार का पहला क्या यानी कि फर्स्ट कम्युनिटी रिजर्व गोगाबिल झील, ठीक। अब हम यहाँ पर नेचुरल लेवी की बात करेंगे, लीवी की बात करेंगे। और पहले मैं बता दूं, ये जो देख पा रहे हैं ना, यही ऑक्सबो लेक है, ये ऑक्सबो यहाँ लिखा भी हुआ है, ठीक। अब देखिए जब ये नदी चलती है तो अपने अगल बगल खुद ही अपना कह लें कि बॉर्डर बनाती है कि अब मैं और इधर उधर ना भागूं। तो फ्लडिंग होने के पहले कुछ नदी ऐसी दिखती है, फिर जब फ्लड आता है तो यहाँ पर सिल्टेशन हो गया, आप देख पा रहे हैं, और एक स्टेज आता है जो बहुत बार फ्लड आ जाए तो एकदम बड़ा सा एम्बैंकमेंट बन जाता है, नेचुरल लेवी, ये बहुत सारे फ्लड्स के बाद बन जाता है। तो ये लेवी वाला क्षेत्र है। अब ऐसे देखेंगे तो नीचे से नदी के साइड से ऐसा दिखता है, और यहाँ पर जो लोग रहते हैं जल्दी डूबते नहीं है, क्योंकि ये ऊंचा है ना, आप इस पिक्चर में भी देख के अनुमान लगा पा रहे हैं कि अब इतनी बाढ़ नहीं आने वाली है, और यहाँ पर जो लोग रहेंगे वो महफूज रहेंगे। कोई शक तो नहीं है? नहीं होना चाहिए। अगर है तो आप कमेंट सेक्शन में या मेल करके पूछ भी सकते हैं मुझसे, या सीधे सीधे आप मुझसे टेलीग्राम पर जुड़ जाइए। और ये जो पूर्णिया है, ये जो है लेवी पर ही टिका हुआ है, सौरा नदी के। ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकते हैं कि पूर्णिया जो है ये किस नदी के लेवी पर है। इसी तरीके से अररिया वगैरह का जो क्षेत्र है सब लेवी का क्षेत्र है, ये इंपॉर्टेंट है। और ये लेवी जो होता है ये उत्तरी बिहार का कोसी रीजन का एक फीचर है, जो मैं उम्मीद करता हूं कि अब आप याद कर लेंगे। इसी तरीके से ये दियर का क्षेत्र कहलाता है। दियर जो होता है द पीस ऑफ लैंड,
that has got created in middle of river गंगा या किसी भी नदी के as a result of deposition of sand over decades, दशकों से, जैसे कि आप वैसे समझिए कि नदी ऐसे बह रही है इस तरीके से, ठीक है। लेकिन हुआ क्या कि बहुत ज्यादा डिपोजिशन आ रहा है और नदी के बहने का रेट स्लो हो गया है कभी के लिए कुछ दशक तक, तो यहाँ पर इस तरीके से सैंड का डिपोजिशन हो जाएगा इस क्षेत्र में। अब यहाँ पर कई सालों तक इस तरीके से, अब ये ऊंचा भी होते जाएगा, कई बार देखेंगे तो लोग इस पर सब्जी उगाने लगते हैं दियर के क्षेत्र में। और ये गंगा में, मतलब मैंने खुद पटना में भी देखा है इस तरीके का दियर का क्षेत्र। अब यहाँ पर ये नदी का एक फ्लो है जो कि अबॉन्डेड रिवर हो गई, इधर भी एक नदी बह रही होगी, उसमें पानी होगा, और बीच का ये जो क्षेत्र है ये दियर की भूमि होगी। मतलब आप समझ गए कि जो रिवर बाइफरकेट हो और ज्वाइन कर ले फिर को, और इस तरीके से वो कसल दियर का रूप लेती है। और मधेपुरा वगैरह इतने बड़े बड़े जो इंपॉर्टेंट टाउनशिप्स हैं ये भी कहीं ना कहीं गुमटीधर जैसे नदियों के दियर पर ही टिके हुए हैं। पूर्णिया जो है हमने देखा था सौरा, और यहाँ पर बामभोग नदी वगैरह है, और न जाने कितने दियर के क्षेत्र हैं। अब देख लीजिए यहाँ पर खेती वगैरह बहुत अच्छे से होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जो ये मैदानी भाग है उत्तरी बिहार का, काशी क्षेत्र का, यहाँ पर 4 एग्रीकल्चरल सीजन्स हैं। सबसे पहला जो है उसको कहते हैं भदई, यानी जो भादो होता है, सावन के बाद आता है भादो। तो वो जो भादो है, भादो के समय में या ऑटम के जो क्रॉप्स हैं जो कि सितंबर अक्टूबर में ये जो लगाए जाते हैं, हार्वेस्ट किए जाते हैं, हार्वेस्ट किए जाते हैं, लगाए नहीं जाते हैं। इसी तरीके से अगहन, अब अगहन तो आप जानते हैं ये हिंदी महीना है, तो अगहनी क्रॉप्स यानी कि जिसकी हार्वेस्टिंग नवंबर दिसंबर में हो। राबी, ये मतलब नॉर्मल सा टर्म है, रबी खरीफ तो आप जानते हैं, तो ये जो है जिसकी हार्वेस्टिंग अप्रैल और मार्च में हो। और इसी तरीके से एक गर्म क्रॉप, गर्म मतलब हो गया हॉट वेदर के लिए, समर के लिए, और मई जून में जिसकी हार्वेस्टिंग हो। अब इसमें जो भदई है, यहाँ पर आप देखेंगे भदई पैडी होता है, मेज होता है, जूट, मिलेट्स और मड़ुआ। मड़ुआ एक तरीके का उसका आटा बनता है, लेकिन अब उतना ज्यादा यूज नहीं होता है, रिलीजियस और पूजा वगैरह में यूज किया जाता है। जो यहाँ पर कह लें जीवित पुत्रिका की पूजा की जाती है, ज्योतिया जिसे कहते हैं, वहां मड़ुआ आटा वगैरह का यूज होता है, लेकिन उतना ये पॉपुलर खाने के रूप में नहीं यूज किया जाता है, स्टेपल डाइट में नहीं यूज किया जाता है। अगहनी में आप देखेंगे कि यहाँ पर विंटर राइस, शुगर केन, पल्स में उड़द और कुर्थी का दाल, इसी तरीके से दलहन के बाद तिलहन में तिल और सूरजमुखी, यानी सूरजमुखी सनफ्लावर, वेजिटेबल्स में पोटैटो, ब्रिंजल और कॉलीफ्लावर। अब ये जो अगहन का मौसम होता है उत्तर बिहार में, तो करते क्या है, पोटैटो को बस ऐसे ही जमीन में डाल देते हैं, पटवन वगैरह भी करने की जरूरत नहीं होती है, कई बार इतनी नमी होती है कि वो खुद ही जर्मिनेट होके अपना ग्रो करने लगते हैं। रबी क्रॉप्स में आप जानते ही हैं व्हीट, बार्ली, मेज, पल्सेज में अब यहाँ पर अरहर, मसूर और खेसारी होगा, मस्टर्ड और रिपसीड होता है, और पोटैटो, ओनियन, ब्रिंजल, टोमेटो तो होगा ही होगा। और जो गर्म हार्वेस्ट है इसमें क्या देखेंगे कि यहाँ पर गर्म पैडी होगा, मेज होगा, मूंग होगा और कुछ सब्जियां होती हैं। और इसी में आप देखेंगे कि पंपकिन या कद्दू, कोहड़ा, वाटरमेलन, ये सब भी ग्रो कराए जाते हैं। तो कोसी क्षेत्र के बारे में, कोसी मैदानी भाग, कोसी का जो एक जियोग्राफिकल रीजन है, इसकी एक अलग आइडेंटिटी है, इसके बारे में हमने अच्छे से डिस्कशन कर लिया। और इस तरीके से आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, यहाँ पर मखाना की मतलब एक तरीके से उसको तैयार किया जा रहा है, प्रोसेसिंग की जा रही है, इसको कई बार फॉक्स नट भी कहते हैं। बुरी बात यह है कि जो लोग इसको तैयार करते हैं उनको बहुत कम ही कीमत दिया जाता है, और इनके घर का लिविंग स्टैंडर्ड आप देख पा रहे हैं किस तरीके से ये मिट्टी के चूल्हे में झोंक कर और अपना यूज कर रहे हैं। और अभी जो पहल स्कीम वगैरह है शायद इन लोगों तक रीच भी हुई होगी, बहुत सारे इसमें जो परिवार हैं बहुत ही गरीबी के मतलब चपेट में हैं, और बहुत सारी गवर्नमेंट सुविधाएं जो है अब तक इनको नहीं मिल पाती हैं, और पर केजी के हिसाब से बहुत लो क्वालिटी प्राइस मिलता है। लेकिन जब कोई ये मखाना पैक करके और अमेजन और फ्लिपकार्ट जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर बिकता है तो उसकी इतनी कीमत हो जाती है कि ये भी एक सोचने की बात है। और इंटरमीडिएटरीज की जो बात करते हैं, बिचौलियों की, मध्यस्थता करने वालों की बात की जाती है, तो मुझे लगता है कि मिडिलमैन सबसे पहले तो इस उद्योग से हटाना बहुत जरूरी है। और इस तरीके से बालू का ये आप देखिए कितना कंजम्पशन होता है, और नदियां जो है अपने साथ सिल्ट लाती हैं, उसी सिल्ट को निकाल दिया जाता है ये बालू के रूप में, और फिर उसे कंस्ट्रक्शन वर्क वगैरह भी किए जाते हैं। ये कोसी का ही इमेज है। इस तरीके से हम वीडियो के आखिर हिस्से में आ चुके हैं, जहां पर मैं आपको यह सूचित करता हूं कि अगर आपको कोई डाउट है तो आप doubt.studyiq@gmail.com पर पूछ सकते हैं, या आप इन नंबर्स को कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।